एक मिनट मैं अपने अपार्टमेंट में खड़ा था और एक खराब पड़े एयर कंडीशनर से बहस हार रहा था। अगले ही पल मैं लकड़ी के भालों वाले 5 आदमियों के पीछे था, जबकि 10 गॉब्लिन्स एक अदृश्य दीवार पर हाथ मार रहे थे। एक पत्थर की वेदी के ऊपर एक सिल्वर टाइमर तैर रहा था। सुरक्षा बची है 20,58,048। इस तरह मुझे लॉर्ड रियलम के बारे में 2 बातें पता चली। पहली, जिसने भी इसका प्रोग्राम बनाया था उसे सेट होने के लिए सही समय की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी, मैं जाहिर तौर पर एक लॉर्ड बन चुका था। यह टाइटल सुनने में बहुत भारी लग रहा था जब तक कि मैंने अपनी जगह नहीं देखी। 3 झुकी हुई झोपड़ियां, एक कमर तक ऊंची वेदी और घास का एक टुकड़ा जो ऐसा लग रहा था जैसे मर चुका हो। अगर यह एक किंगडम था तो मेरा पुराना अपार्टमेंट एक लग्जरी एस्टेट रहा होगा। मेरे सामने वाले 5 आदमियों को मिलिशिया का नाम दिया गया था। उनकी वर्दी में बिना रंगे कपड़े, रस्सी की बेल्ट और ऐसी उम्मीद थी जो उनके पास थी नहीं। मैंने उनकी समझ का टेस्ट ठीक एक बार किया था। वेदी की रक्षा करो, फिर मेरे पास लौट आओ। मैंने आदेश दिया था। पांचों वेदी तक गए और वहीं रुक गए। निर्देश का दूसरा हिस्सा जाहिर तौर पर उनकी याददाश्त में था ही नहीं। बैरियर के बाहर गॉब्लिन्स चिल्ला रहे थे और अपनी लाठियों से उस पारदर्शी दीवार मार रहे थे। हर झटके से हवा में एक हल्की लहर पैदा हो रही थी। शील टिकी हुई थी, लेकिन बदसूरत हरे जीवों को उस एकमात्र चीज को तोड़ते देखना जो मुझे मौत से बचा रही थी, मेरा मूड खराब कर रहा था। तभी मेरे सामने एक और पैनल दिखाई दिया। प्रूक्लिन्स, टॉम एंड बोकाविंड्स, नैनो इफ नेक्स्ट साइकिल 01 5D8WSS। मैं उसे घूरता रहा। गॉब्लिन्स ने बैरियर पर फिर से हाथ मारे। मैंने और जोर से घूरा, क्योंकि वह हमेशा अजीब तकनीक को समझने में मदद करता था। टैलेंट की जानकारी छोटी थी। मैं एक जैसी प्रजातियों को विकसित करने के लिए पॉइंट्स खर्च कर सकता था। हर 2 घंटे के साइकिल पर ज़्यादा यूनिट्स ज़्यादा पॉइंट्स देती थी। कोई लिमिट नहीं, कोई सामान नहीं। इवॉल्व का असल में क्या मतलब है, इसकी कोई साफ जानकारी नहीं। फिर भी इसे दबाओ ताकि सिपाही बेहतर हो जाए। यह मेरी नई स्थिति का पहला हिस्सा था जो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने सबसे करीबी मिलिशिया को छुआ। सफ़ेद रोशनी मेरी उंगलियों से निकली और उसे निगल गई। उसकी लकड़ी की छड़ सीधी हो गई और आयरनवुड में बदल गई। पत्थर की नोक एक नुकीला स्टील ब्लेड बन गई। उसके सीने पर लेदर आर्मर बन गया। उसके कंधे चौड़े हो गए और उसकी खाली आंखों में समझ आ गई। मिलिशिया इवॉल्व हो गया, स्पीयरमैन भी। बाकी 4 आदमियों ने उसे उन्हीं भावों के साथ देखा जो वे पेड़ों, पत्थरों और मेरे लिए इस्तेमाल करते थे। स्पीयरमैन ने अपने नए हाथों की ओर देखा, फिर उसने अपना सिर उठाया। लॉर्ड, यह सिर्फ एक शब्द था, लेकिन यह पहला शब्द था जो किसी ने मुझसे तब से कहा था जब से सफ़ेद रोशनी ने मेरा अपार्टमेंट चुरा लिया था। तुम बोल सकते हो। उसने बड़ी मुश्किल से बात की। कैन गुड इनफ। हम आगे बढ़ रहे थे। उसका स्टेटस बेहतर ताकत, गति, मेमोरी और एक सक्रिय स्किल दिखा रहा था। थ्रस्ट। नाम तो कोई अवार्ड नहीं जीतेगा, पर यह किसी गॉब्लिन को जोर से मारने के लिए तो था ही नहीं, और मुझे बस वही चाहिए था। मैंने उस जीव की तरफ इशारा किया जो बैरियर चाट रहा था। उस पर थ्रस्ट का इस्तेमाल करो। स्पीयरमैन आगे बढ़ा, अपने पैर जमजमाए, हथियार उठाया और तैयार हो गया। गॉब्लिन ने उसे देखकर मुस्कुराने के लिए चाटना बंद कर दिया। कोई दिक्कत? मैंने पूछा। उसने अपने भाले से गॉब्लिन की तरफ देखा। पता नहीं, तुम्हारे पास हुनर तो है, हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। लगता है उसे मेरी सीधी बात पसंद नहीं आई। प्रोटेक्शन टाइमर कम होता जा रहा था। जब सिस्टम ने पहली बार मेरे दिमाग में यह बताया था तो 24 घंटे बहुत ज्यादा लग रहे थे। 10 दुश्मनों के मेरा ठिकाना जान लेने के बाद यह समय कम लग रहा था। एक गॉब्लिन ने पत्थर उठाया और फेंका। पत्थर मेरे चेहरे के पास बैरियर से टकराकर दूर जा गिरा। मैं फिर भी इतना घबरा गया कि लगभग गिर ही पड़ा। गॉब्लिन्स को यह बहुत पसंद आया। हालांकि उनकी हंसी ने एक काम की चीज की। इसने मेरे डर को गुस्से में बदल दिया। ठीक है, मैंने स्पीयरमैन से कहा, स्किल का नाम भूल जाओ। तुम्हारे पास लंबा हथियार है, बेहतर कवच है और एक दीवार है जिसे वे पार नहीं कर सकते। अंदर रहो। जो भी हमारी तरफ हाथ बढ़ाए उसके आर पार यह नुकीला सिरा डाल दो। उसने हर बात समझ ली। अकेले इसी चीज ने उसे मिलिशिया की तुलना में बहुत बेहतर बना दिया। गॉब्लिन्स ने तरीके बदल लिए। 3 पीछे हट गए, जबकि बाकी बैरियर के किनारे फैल गए, कोई रास्ता ढूंढने के लिए। वे बहुत समझदार तो नहीं थे, पर वे सीख रहे थे, और इसका मतलब था कि मुझे और तेजी से सीखना होगा। मैंने 4 मिलिशिया को जोड़ियों में बांट दिया। बस छोटे निर्देश, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ निशाना लगाओ, जब मैं इशारा करूँ तो भाला मारो। मैंने हर आदेश को तब तक दोहराया जब तक उनके पैर और भाले के सिरे वहां नहीं पहुंच गए जहां मैं चाहता था। इवॉल्व्ड स्पीयरमैन मुझे उन्हें तैयार करते हुए देख रहा था। मैं क्या करूं? उसने पूछा। तुम यह देखो कि बैरियर से बाहर निकलने के बाद उनमें से कोई घिर ना जाए। उसने गॉब्लिन्स की तरफ देखा। क्या हम बाहर निकल रहे हैं? मेरा मतलब तुरंत का नहीं था, लेकिन उसके पूछने के बाद ना कहना मेरा रोब कम कर देता, जो अभी आत्मविश्वास और इस बात पर टिका था कि बाकी कोई और मेन्यू नहीं पढ़ सकता था। उस जवाब से हम दोनों को तसल्ली मिल गई। गॉब्लिन्स ने एक साथ हमला बोल दिया। गदाएं बैरियर से टकराईं, उछली और पहली लाइन को गड़बड़ा दिया। 4 मिलिशिया ने किनारे से और 2 जोड़ियों ने वार किया। एक भाला कंधे को छील गया। दूसरे ने एक गॉब्लिन के गले में चोट की। वह जीव गिर गया, दम घुटने लगा और पूरी लड़ाई बदल गई। ये गेम के वो टुकड़े नहीं थे जो अपनी हेल्थ बार खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वे शरीर थे, कमजोर शरीर। मेरे अगला आदेश देने से पहले ही इवॉल्व्ड स्पीयरमैन हरकत में आ गया। उसने अपने हथियार को घायल गॉब्लिन के आर पार किया।
उसे बाहर खींचा और अगले की तरफ मुड़ गया। भाले के सिरे पर हल्की रोशनी चमकने लगी। वो आधे पल के लिए रुक गया, मैं भी। फिर उसने हमला किया। रोशनी भाले पर दौड़ गई। उसकी पूरी ताकत उस नोक के पीछे थी और भाला बैरियर के किनारे को चीरता हुआ सीधे एक गॉब्लिन की छाती में घुस गया। उस जोर ने जीव को हवा में उछाल दिया और 2 अन्य को पीछे की तरफ गिरा दिया। सिस्टम की घंटी बजी, स्किल समझ आ गई, थ्रस्ट। स्पीयरमैन ने अपने हथियार पर लटकी हुई लाश को घूरा। उसने कहा, मुझे पता है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पता करते रहो। यह मेरी सबसे अच्छी स्पीच तो नहीं थी, पर इसने काम कर दिया। जब वो बैरियर के साथ साथ आगे बढ़ा और जहां भी गॉब्लिन्स थे उन पर हमला किया, तब मिलिशिया ने बैरियर को थामे रखा। मैंने टारगेट्स बताए और उससे 2 बार ज्यादा आगे जाने से रोका। वो ज्यादा ताकतवर और समझदार था और शायद उसमें हीरो बनने का जोश था जो उसे मरवा देता अगर मैं उसे कंट्रोल न करता। जब केवल 4 गॉब्लिन्स बचे तो उन्हें समझ में आया कि यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। वे मुड़े और पेड़ों की तरफ भाग गए। उन्हें भागने देने का मतलब था कि वे शील्ड गायब होने के बाद वापस आ सकते थे। इसका मतलब यह भी था कि अपनी इकलौती गारंटीड सुरक्षा के लिए उनका पीछा करना। मेरे दिमाग ने 2 रास्ते दिखाए। मेरी हिम्मत का साथ मिलने से पहले ही मेरी जुबान ने बोल दिया, उनके पीछे पड़ो। स्पीयर मैन दौड़ते हुए बैरियर के पार गया। मैं नहीं गया। टीम को लीड करना जरूरी था। उसने आखिरी गॉब्लिन की टांग पर वार किया, उसके पास से गुजरा और बाकी लोगों का सामना करने के लिए मुड़ा। मिलिशिया उसके पीछे ऐसी लाइन में चला जो पूरी तरह से फॉर्मेशन तो नहीं थी, पर उसमें जोश दिख रहा था। अपने पीछे लगे लोगों और एक बढ़ते हुए भरोसे वाले स्पीयरमैन के बीच फंसे हुए गॉब्लिन्स 1 मिनट से भी कम टिक पाए। खाली जगह पर सन्नाटा छा गया। वह इवॉल्वर्ड सोल्जर 10 लाशों के बीच खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, इंतजार करते हुए। सिस्टम ने उसे स्पीयरमैन कहा था। वो अब काफी नहीं लग रहा था। मैंने कहा, झुको। उसने अपने सीने को छुआ। झुको, यह तुम्हारा नाम है, तुमने यह कमाया है। उसने एक अजीब सी सीरियसनेस के साथ सिर झुकाया, जैसे मैंने उसे जमीन का टुकड़ा दे दिया हो, बजाय इसके कि मैंने दबाव में आकर 2 शब्द चुने हों। धन्यवाद लॉर्ड। मरे हुए गॉब्लिन्स उड़ती हुई चिंगारियों में बदल गए। जमीन पर बारीक ग्रे क्रिस्टल्स बचे थे, साथ ही एक धुंधला कांच का गोला। सोल डस्ट मिल गई। एसएस रैंडम रिक्रूटमेंट ऑर्ब मिल गया। एसएसटीज मेरे ऑल्टर के ऊपर टाइमर 23,303 दिखा रहा था। लॉर्ड रेलम में 8 मिनट से कम हुए थे और मैंने एक ऐसी ताकत खोज ली थी जो सबसे कमजोर सैनिकों को असली सिपाही बना सकती थी। मैंने यह भी खोज लिया था कि उस ताकत के साथ कोई इंस्ट्रक्शंस, हिम्मत या कॉमन सेंस नहीं मिलता था। वे तो जाहिर तौर पर मेरा काम थे। गॉब्लिन से बचने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि चेक किया कि क्या किसी और को भी कोई मैनुअल मिला है। ग्लोबल चैट ने उस सवाल का जवाब तुरंत दे दिया। हजारों मैसेज इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था। लॉर्ड्स जवाब मांग रहे थे, ऐसे पैसे का ऑफर दे रहे थे जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं थी। उस सिस्टम को धमकी दे रहे थे जो जवाब नहीं देता था। और स्टार्टर यूनिट्स की तुलना वैसे कर रहे थे जैसे दुखी ग्राहक किसी घटिया होटल का रिव्यू करते हैं। एक इंसान के पास स्लाइम्स थे जो उसका खाना सोख रहे थे। दूसरे के पास भेड़िए थे जो झोपड़ियों में घुसने से मना कर रहे थे। किसी ने कहा कि उसके गॉब्लिन्स से इतनी बदबू आती है कि वो प्रोटेक्शन जोन के बाहर सोने के बारे में सोच रहा था। तभी एक लॉर्ड का मैसेज आया जिसका बैरियर लाल आंखों वाली मकड़ियों के घोंसले के पास बन गया था। मजाक लगभग 3 सेकंड के लिए रुक गया। मेरे लिए उतनी चैट काफी थी। मेरे पर्सनल पैनल ने उन 3 बातों की पुष्टि की जो अब मायने रखती थी। परफेक्टिव वर्स, सी नेम 0 टाइटल लॉर्ड्स टेरिटरी अननेम्ड। मैंने इस जगह का नाम हेवन रखा। यह नाम सुनने में अच्छा, बढ़िया और उन 3 झोपड़ियों से कहीं ज्यादा बड़ा लगा जिन्हें यह दिखा रहा था। जुको ने इसे ध्यान से दोहराया है, 1। बिल्कुल सही। उसने हमारे किंगडम के चारों ओर देखा। मैंने उसकी खामोशी को उसकी सहमति मान लिया। रिक्रूटमेंट ऑर्ब वेदी पर बनी एक छोटी सी जगह में फिट हो गया। मैंने थोड़ी सी सोल डस्ट डाली और पत्थर नीचे से चमकने लगा। उसके ऊपर धुंध जमा हुई जो हड्डियों में बदल गई और एक घुटने जितनी लंबी कंकाल बाहर आई जिसके हाथ में एक जंग लगी तलवार थी। कंकाल ने अपनी खाली आंखों से मुझे देखा। मैंने भी उसे देखा। क्या तुम मुझे समझ सकते हो? उसके जबड़े एक बार खुले और बंद हुए। कोई आवाज नहीं आई। अपना दायां हाथ उठाओ। उसने बायां हाथ उठाया। यह काफी उम्मीद जगाने वाला था। एक नई प्रजाति को अनलॉक करने से मुझे एक अनडेड इवोल्यूशन पॉइंट मिला था। मैंने इसे तुरंत खर्च कर दिया। सफेद रोशनी ने कंकाल को घेर लिया। उसका ढांचा लंबा हो गया, हड्डियां मोटी हो गईं और पुरानी लोहे की प्लेटें उसकी पसलियों और कंधों पर फिट हो गईं। वह जंग लगी तलवार अब एक भारी क्लीवर बन गई थी। उसकी छाती के अंदर गहरे नीले रंग की लौ जल उठी जो एक उधार ली हुई धड़कन की तरह धड़क रही थी। स्केलेटन इवॉल्व हो गया। स्केलेटन वॉरियर डैटो। वॉरियर ने क्लीवर को देखा, फिर जूको को और फिर ब्लेड के सपाट हिस्से को अपनी पसलियों पर मारा। जो आवाज आई वो काफी संतुष्टि भरी थी। मैंने तय किया, डैनियल, तुम बिल्कुल डैनियल जैसे दिखते हो। उसने तेजी से अपने जबड़े खड़खड़ाए। मैं मान लेता हूं कि यह उसकी खुशी भरी सहमति है। डैनियल की स्किल का नाम हैवी चॉप था। उम्मीद के मुताबिक उसे नहीं पता था कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। जुको ने उसे सिखाने की पेशकश की। हालांकि पेशकश कहना शायद ज्यादा बड़ी बात होगी। मैंने जुको की तरफ इशारा किया, फिर डैनियल की तरफ। एक ट्रेनिंग स्विंग की नकल की और जुको ने इस काम को एक जरूरी काम की तरह लिया। एक हाल ही में बोलना सीखने वाले स्पीयरमैन को बिना गले वाले कंकाल को लड़ने का तरीका समझाते हुए देखकर मुझे अपनी खुद की काबिलियत के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस हुआ।
कम से कम हम में से कोई भी दूसरे को एक्सपर्ट होने का इल्जाम नहीं लगा सकता था। जब वे एक गिरे हुए गॉब्लिन क्लब के खिलाफ ट्रेनिंग कर रहे थे, मैंने सोल डस्ट की जांच की। सिस्टम ने इसे करेंसी, हीलिंग कैटलिस्ट, लेवलिंग फ्यूल और कंस्ट्रक्शन पावर के रूप में पहचाना। 4 अहम कामों के लिए सिर्फ एक रिसोर्स, यह बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं था। यह तो बजट का बुरा सपना था। मैंने जुको को लेवलिंग टेस्ट करने के लिए थोड़ी डस्ट दे दी। क्रिस्टल उसकी त्वचा के नीचे रोशनी में घुल गए, लेकिन उसका स्टेटस तुरंत नहीं बदला। वो पालथी मारकर ऐसे बैठ गया जैसे कहीं बहुत दूर की कोई आवाज़ सुन रहा हो। ब्रैक्स एब्जॉर्प्शन जारी है, तो लेवलिंग में समय लगता था, इवोल्यूशन में पॉइंट्स खर्च होते थे, रिक्रूटिंग में सोल डस्ट और ऑर्ब्स लगते थे। कुछ भी मुफ्त नहीं था। मेरा टैलेंट सिर्फ रुकावटों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। जुको के मेडिटेट करने से पहले ही डैनियल ने अपनी समस्या हल कर ली। उसने क्लीवर उठाया, धार के साथ काली रोशनी जमा हुई और उसने एक पेड़ के ठूंठ को ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में काट दिया। हथियार आधा जमीन के अंदर धंस गया। डैनियल ने खींचा, क्लीवर नहीं हिला। उसने दोनों पैर जमाए और जोर से खींचा। जुको ने एक आंख खोली, खड़ा हुआ और उसे निकालने में मदद की। डैनियल ने अपने जबड़े खड़खड़ाए, जिसे मैं अब हंसी के रूप में पहचानने लगा था। जूको ने न मुस्कुराने की कोशिश की और नाकाम रहा। वे एक दूसरे को 1 घंटे से भी कम समय से जानते थे। किसी तरह उनके पास पहले से ही अपनी एक निजी भाषा थी। मैंने उसे काम पर लगा दिया। मिलिशिया ने डालियां और पत्थर इकट्ठे किए। जुको ने उन्हें सेट किया। डैनियल ने पेड़ काटे, क्योंकि कंकाल थकते नहीं थे, शिकायत नहीं करते थे और न ही यह पूछते थे कि उनका लॉर्ड क्यों ऊपर से। छाया में निगरानी कर रहा था। मैं काम से बच नहीं रहा था। मैं अगला स्टेप सोच रहा था। कम से कम मैं यही कहने की प्लानिंग कर रहा था, अगर किसी में मुझ पर सवाल उठाने जितनी अक्ल होती। जब टाइमर 0 पर पहुंचा तो वेदी से रोशनी निकली। मेरा ह्यूमन पॉइंट पूल आधे पॉइंट से बढ़ गया। मेरा अनडेड पॉइंट पूल 1/10वें हिस्से से बढ़ गया। कुल संख्या मेरे पास मौजूद यूनिट्स की संख्या से मैच करती थी। मैंने पक्का करने के लिए एक और चक्कर का इंतजार किया। वही चीज़ दोबारा हुई। हर 2 घंटे में हर यूनिट ने अपनी प्रजाति के पूल में थोड़ा सा योगदान दिया। ज्यादा सैनिकों का मतलब था तेज इवोल्यूशन। तेज इवोल्यूशन का मतलब था मजबूत सैनिक, जिसका मतलब था ज्यादा किल्स, ज्यादा ऑब्स और भी ज्यादा सैनिक। यह टैलेंट कोई साधारण अपग्रेड नहीं था। यह हथियारों के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा था। जब टोटल 1 पर पहुंचा तो मैंने नए ह्यूमन पॉइंट्स खर्च किए और एक और मिलिशिया को स्पीयरमैन में इवॉल्व कर दिया। वो मजबूत और समझदार होकर निकला, लेकिन उसकी चाल धीमी थी और उसे जुको की जरूरत पड़ी, जिसने उसे कई बार भाला मारना सिखाया। नाम, उसने आखिरकार एक सही वार करने के बाद पूछा। जुको ने मेरी तरफ देखा। जाहिर है मैं यहाँ नाम रखने वाला इंसान भी बन गया था। नए स्पीयरमैन ने इसे दोहराया, एक बार सिर हिलाया और प्रैक्टिस करने वापस चला गया। जुको ने एक बार के दबाव वाले प्रयास के बाद सीख लिया था। क्रेग को धैर्य और बार बार अभ्यास की जरूरत थी। एक ही इवोल्यूशन, अलग व्यक्ति। यह फर्क स्टेट्स पैनल के सुझाव से कहीं ज्यादा मायने रखता था। जुको, डैनियल, क्रेग और 3 मिलिशिया के साथ मुझे आखिरकार इतना मजबूत महसूस हुआ कि मैं क्लियरिंग के बाहर छानबीन कर सकूं। सुरक्षा घेरे ने इलाके को कवर किया हुआ था, लेकिन आसपास के जंगल को नहीं। अगर खाना, पानी या मॉन्स्टर्स आसपास थे तो मैं उन्हें तब खोजना पसंद करता जब पीछे हटना एक आसान रास्ता हो। हम पहले पश्चिम की ओर गए। जंगल बड़े पेड़ों, ऊंची घास और ऐसे कीड़ों से भरा था जिन्हें प्राइवेसी की कोई परवाह नहीं थी। जुको सबसे आगे था। डैनियल उसके बगल में चल रहा था, बीच बीच में अपने क्लीवर से डालियों को हटाते हुए। क्रेग पीछे से सुरक्षा कर रहा था। मैं बीच में रहा जहां एक लॉर्ड को होना चाहिए, जब उसके पास कोई लड़ने की स्किल न हो और जिंदा रहने की चाहत हो। हेवन से 15 मिनट से भी कम दूरी पर हमें नीले छिलके वाले फल का एक झुंड मिला। सिस्टम ने इसे मार्क किया, खाने लायक। मैंने जुको से फिर भी एक चखने को कहा। उसने चबाया, निगला और इंतजार किया। अच्छा है? मैंने पूछा। खट्टा जहर? नहीं, बढ़िया। हमने एक पुराना थैला भर लिया। वापसी के रास्ते में एक काला सियार झाड़ियों से बाहर निकल आया। उसने डैनियल को निशाना बनाया, शायद इसलिए क्योंकि वह उसे आसान शिकार लग रहा था। जुको ने उसे भाले से रोक लिया। डैनियल ने एक पल बाद क्लीवर नीचे मारा और क्रेग ने जीव के उठने से पहले ही उसका काम तमाम कर दिया। लड़ाई कुछ सेकंड चली। मेरा डर काफी देर तक बना रहा। इलाके के दक्षिण में हमें भूरे भेड़ियों के एक झुंड के निशान मिले। सिस्टम ने ऐसे लेवल्स दिखाए जो मुझे बिना सोचे वापस मुड़ने के लिए काफी थे। पूर्व और भी खतरनाक था। झाड़ियां कम होने लगी, जानवरों की आवाजें बंद हो गईं और जो पहला जीव हमें मिला उसने बिना बताए हमला कर दिया। वो बिना बालों वाली लोमड़ी जैसा था, जिसकी चमड़ी के नीचे काली नसें दिख रही थी। जुको ने उसे भाले से आर पार कर दिया। पीछे हटने के बजाय वो उसके पास पहुंचने के लिए भाले के सहारे खुद को घसीटती रही। डैनियल ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 मॉन्स्टर्स ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, जीने की कोई इच्छा नहीं। हमारे भागने से पहले क्रेग के लेदर आर्मर पर एक पंजा लगा। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन इसने मेरे लिए फैसला आसान कर दिया। हेवन वापस। जुको ने पूर्व की ओर देखा। वो किसी खतरे को वह छोड़कर जाने से नाखुश था। हमें काफी पता चल गया है, मैंने कहा। पश्चिम में खाना है, दक्षिण में भेड़िए हैं, पूर्व में ऐसी चीजें हैं जो मरने के लिए भी बहुत गुस्से में हैं। जानकारी ही जीत है, जब दूसरा ऑप्शन सबूत बन जाना हो। उसने उस पर सोचा, फिर सिर हिलाया। शाम तक हमारे पास धूल, फल, जैकॉल का मांस था और इसे पकाने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं था। बिना सुरक्षा वाले जंगल के पास आग जलाना, ऐसा लग रहा था जैसे पास के हर शिकारी को खाने पर बुला रहे हों। इसलिए रात के खाने में सिर्फ फल थे। डैनियल ने इंसानों को खाते हुए देखा।
मैंने मजाक में उसे एक टुकड़ा दिया, उसने ले लिया। फल उसकी पसलियों के बीच से होकर जमीन पर गिर गया। डैनियल नीचे देखने लगा। जुको दूसरी तरफ देखने लगा, उसके कंधे कांप रहे थे। डैनियल ने फल उठाया और दोबारा कोशिश की। मैंने उसे रोक दिया, इससे पहले कि हम एक्सपेरिमेंट में अपनी पूरी सप्लाई खराब कर देते। रात अपने साथ 2 चांद ले आई, एक सफेद और एक हल्का नीला। यह टाइमर का पूरा मतलब भी साथ ले आई। बैरियर के गायब होने में 16 घंटे से कम बचे थे। रेड ने हेवन के सबसे खुले हिस्से के चारों और एक छोटी खाई खोदी और उसमें नुकीले खंबे लगा दिए। मिलिशिया एक बार में एक काम कर सकती थी, इसलिए काम एक फैक्ट्री जैसा हो गया। खोदो, उठाओ, रखो, फिर से करो। डैनियल ने पहली वॉच ली क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी। जुको ने दूसरी वॉच लेने की जिद की। क्रेग ने यह समझने के बाद कि मतलब क्या है, तीसरी वॉच के लिए खुद को तैयार किया। मैंने सबसे ठीक ठाक झोपड़ी पर कब्जा किया और उसे लॉर्ड्स मैनर नाम दिया। छत टपक रही थी, बिस्तर घास फूस का था। दीवार के अंदर कुछ खुरचने की आवाज आई। फिर भी यहां आने के बाद पहली बार मेरे बाहर ऐसे लोग थे जो मॉन्स्टर्स के आने पर मुझे जगा देंगे। आराम से ज्यादा वो बात मायने रखती थी। सोने से ठीक पहले मैंने एक बार ग्लोबल चैट चेक किया। डर का रूप बदल चुका था। लॉर्ड्स अब यह नहीं पूछ रहे थे कि क्या दुनिया असली है, वे पूछ रहे थे कि खाना कैसे ढूंढे, यूनिट्स को ठीक कैसे करें और प्रोटेक्शन खत्म होने पर क्या होगा। किसी को नहीं पता था। मैंने पैनल बंद किया और झोपड़ी के बाहर जुको और डैनियल को चुपचाप ट्रेनिंग करते सुना। अगला राउंड 2 घंटे में आने वाला था। बैरियर 16 घंटे में खत्म होने वाला था। मेरे जीवन में पहली बार समय मुझे मजबूत बना रहा था और साथ ही साथ डरा भी रहा था। एक पेड़ गिरने की आवाज से मेरी नींद खुली। एक डरावने पल के लिए मैंने सोचा कि कुछ बहुत बड़ा हमला कर रहा है। फिर मैं बाहर निकला और डैनियल को एक ताजे स्टंप के पास खड़ा पाया। कंधे पर क्लीवर था, जबकि जुको क्रेग के मुंह पर नजर रखे हुए था। मिलिशिया ने लकड़ी के बंडलों के साथ एक साफ कतार बना ली थी। या तो मेरी सेना ने पूरी रात खुद को बेहतर बनाने में बिताई थी, या मैं अभी भी सो रहा था और कोई अजीब सा सपना देख रहा था। जुको एक रिपोर्ट लेकर पास आया। लेवल बढ़ने के बाद उसकी बोली और साफ हो गई थी। हालांकि नए शब्दों को ढूंढते समय वो अभी भी अटकता था। कोई भी मॉन्स्टर साफ किए गए इलाके में नहीं घुसा था। डैनियल ने पूर्वी खाई को और चौड़ा कर दिया था। क्रेग ने थ्रस्ट सीख लिया था। 2 मिलिशिया ने झोपड़ी की सबसे टूटी फूटी दीवार को ठीक करने के लिए काफी पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। जुको ने यह भी चेक कर लिया था कि बैरियर कहां तक फैला था और उसने खूंटियों से इसकी सीमा तय कर दी थी। तुमने यह सब तब किया जब मैं सो रहा था। तुमने हमें तैयारी करने का ऑर्डर दिया था। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, जिसने मुझे और भी ज्यादा दोषी महसूस कराया। मैंने उनका स्टेटस चेक किया। जुको और डैनियल दोनों का एक लेवल बढ़ गया था। अगले लेवल की कीमत दोगुनी हो गई थी, जिससे यह पक्का हो गया कि लेवलिंग धीमी हो जाएगी, जबकि इवोल्यूशन क्वालिटी के लिए मेरा सबसे तेज रास्ता बना रहेगा। मेरे ह्यूमन पॉइंट पूल तेजी से बढ़ रहे थे। मैं बचे हुए मिलिशिया को इवॉल्व कर सकता था या जुको को और पावरफुल बनाने के लिए काफी पॉइंट्स बचा सकता था। 5 औसत सैनिक आज इलाके को सुरक्षित बना देते। एक बहुत अच्छा कमांडर शायद इसे कल के लिए जीवित रख पाता। मैंने पॉइंट्स बचा लिए। दोपहर के करीब शील्ड खत्म होने वाली थी, तो हमने आखिरी सुरक्षित घंटों का इस्तेमाल उत्तर की तरफ छानबीन करने में किया। जुको, डैनियल और क्रेग मेरे साथ आए। मिलिशिया पीछे रुक गए ताकि खाई का काम जारी रख सकें। उत्तरी जंगल पथरीली जमीन की तरफ ऊपर उठ रहा था। हमें एक छोटी पहाड़ी पर एक अंधेरा रास्ता मिला। उसके किनारे पुराने लकड़ियों के लट्ठों से टिके हुए थे। मिट्टी पर खरोंच के निशान थे, लेकिन वे जानवरों के पैरों के निशान जैसे नहीं थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे गुफा के अंदर कोई भारी चीज घसीट कर लाई गई हो। प्रवेश द्वार से गीले पत्थर और पुरानी धातु की महक आ रही थी। मेरी एडवेंचर वाली छठी इंद्री, जो मुझ में वैसे है नहीं, वो खजाने का इशारा कर रही थी। मेरी सर्वाइवल वाली छठी इंद्री, जिसकी मैं कद्र करता था, वो कह रही थी कि यह दांतों से भरी एक तंग जगह है। मैंने पास के पेड़ पर निशान लगाया और आगे बढ़ता रहा। जुको ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बाद में मैंने वादा किया। उसने ये मान लिया, क्योंकि वो पहले ही जान चुका था कि मेरे साहस का मतलब है तैयारी और कम से कम 2 भागने के रास्ते। बहते पानी की आवाज हमें और उत्तर की तरफ ले गई। जंगल के बीच से एक चौड़ी नदी गुजर रही थी, जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर भी दिख रहे थे। सिस्टम ने इसे पीने लायक पानी बताया, लेकिन मैंने फिर भी पहले जुको से टेस्ट करवाया। उसने एक भौं ऊपर उठाई। यह पहला एक्सप्रेशन था जो उसने मुझे कभी दिया था, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने समझाया, तुम मुझसे ज्यादा सख्त हो। उसने कहा कि उसने पी लिया। मैंने तय किया कि मैं यह नहीं पूछूंगा कि उस सहमति का मतलब मजबूती से था या उसके स्वभाव से। पानी ठंडा साफ था और लॉर्ड रिल में अब तक की सबसे बेहतरीन चीज थी जिसे मैंने चखा था। हमने हर वो बर्तन भर लिया जो हमारे पास था। मैंने अपने कपड़ों से गोब्लिन का खून भी धो लिया, जबकि बाकी लोग नदी के बहाव की तरफ अपने हथियार साफ कर रहे थे। वह शांतिपूर्ण पल तब तक रहा जब तक झाड़ियां हिली नहीं। एक छोटी गाड़ी के आकार का भूरा भालू सामने आ धमका। उसके ऊपर उसका पैनल फ्लैश हुआ। आयरन हाइड बेयर, लेवल 5, 2 स्टार्स। यह किसी भी उस चीज से ज्यादा ताकतवर था जिससे हमने लड़ाई की थी, और इतनी करीब था कि पीछे हटने का मतलब था अपनी पीठ दिखाना। फॉर्मेशन। जुको मेरे सामने आ गया। क्रेग उसके दाईं ओर हो गया। डैनियल ने बाईं तरफ अपने क्लीवर के साथ मोर्चा संभाला। भालू ने उनके तैयार होने से पहले ही पंजा मारा। जुको ने हमले के साथ उस पंजे का सामना किया। भाले की नोक उसके पंजे में धंस गई, लेकिन वार को रोक नहीं पाई। उसने हथियार छोड़ दिया और झुक गया। क्रेग ने उसी चोटिल जगह पर वार किया और अपने भाले को और गहराई तक घुसा दिया।
डैनियल भालू के करीब आ गया। उसके ब्लेड पर काली रोशनी चमकने लगी। क्लीवर कोहनी पर नीचे की ओर आया और उसने खाल, नस और हड्डी काट दी। कटा हुआ पंजा उसके पास नदी के किनारे पर गिरा। भालू दहाड़ा और अपने कंधे से डैनियल को टक्कर मारी, जिससे वह कई मीटर दूर जा गिरा। नीली आग एक कंकाल की पसलियों के बीच भड़क उठी। जैसे ही वह लुढ़का और खड़ा हुआ, जुको ने अपना भाला वापस उठा लिया। क्रेग की नजरें। यह पहला निर्देश था जो मैंने उसे मुझे देखे बिना देते सुना था। क्रेग ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। भालू ने उसके भाले पर झपट्टा मारा। जुको अंधे कोने से आया और पूरी ताकत से एक सटीक वार किया। नोक सीधे भालू की आंख में जा लगी। वह इतनी गहराई तक गई कि जानवर दहाड़ खत्म होने से पहले ही गिर गया। एक पल के लिए कोई नहीं हिला। फिर डैनियल चलकर आया, कटा हुआ पंजा उठाया और मुझे दे दिया। शुक्रिया, मैंने कहा। मुझे हमेशा से ऐसा कुछ चाहिए था। उसका जबड़ा खड़खड़ाया। जुको एक पत्थर पर बैठ गया, जोर जोर से सांस ले रहा था लेकिन मुस्कुरा रहा था। क्रेग ने डैनियल की पसलियों को चेक किया कि कहीं चोट तो नहीं है। भले ही उसे हड्डी जोड़ने का कोई अंदाजा नहीं था, उन तीनों ने फैसले लिए, एक दूसरे की रक्षा की और हमारी शुरुआती ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली राक्षस को मार गिराया। मैंने तो बस पहला आदेश दिया था। मेरी यूनिट्स सिर्फ ताकतवर नहीं हो रही थी, वे एक टीम बन रही थी। भालू गायब हो गया और धूल का बड़ा ढोर छोड़ गया। एक 2 स्टार रिक्रूटमेंट ऑर्ब और चर्मपत्र का एक चमकता हुआ रोल। ब्लूप्रिंट मिल गया, एरो टॉवर। यह ढांचा अपने दायरे में आने वाले दुश्मनों पर खुद ब खुद हमला कर सकता था। इसके लिए लकड़ी, पत्थर, लोहा, धूल और ऐसी जगह की जरूरत थी जहां सुरक्षा न हो। वो आखिरी शर्त बताती थी कि यह क्यों नहीं बन पा रहा था। जब मैंने इसे हेवन में टेस्ट किया तो मैंने उसके बजाय 2 स्टार ऑर्ब से रिक्रूट किया। इससे एक और सामान्य कंकाल निकला जो बिना किसी स्किल के आया, और उसने कई सेकंड गलत दिशा की तरफ मुंह करके बिताए। डैनियल ने अपनी खोपड़ी तिरछी की। नए कंकाल ने अपनी खोपड़ी दूसरी तरफ तिरछी कर ली। वे ऐसा तब तक करते रहे जब तक जुको ने उसे घुमाकर मेरी तरफ नहीं कर दिया। हारू, मैंने उसका नाम रखा। हारू ने एक हाथ उठाया। इस बार वह सही हाथ था। डैनियल ने उसके कंधे पर इतनी जोर से थपथ पाया कि वह लगभग अलग ही हो गया। हमने जुको द्वारा जलाई गई पहली आग पर भालू का मांस पकाया। तब तक इलाके में काफी साफ जमीन और गश्त थी कि धुआं एक संभलने लायक खतरा लग रहा था। मांस में कोई मसाला नहीं था और कई हिस्से ऐसे थे जिन्हें मैं पहचानना नहीं चाहता था, लेकिन खट्टे फलों के एक दिन के बाद यह अच्छे खाने जैसा लगा। डैनियल ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी तरफ देखा। उसने उसे पास रखा। हमने कल यह प्रयोग किया था। जुको ने एक छोटा टुकड़ा काटा और उसे डैनियल की हथेली पर रख दिया। डैनियल ने जानबूझकर उसे अपनी पसलियों के बीच से नीचे गिरा दिया। फिर मेरी तरफ देखा। जुको खुलकर हंसा। कंकाल ने कॉमेडी सीख ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गर्व महसूस करूं या डरा हुआ। मेरे ह्यूमन पॉइंट्स आखिर उस लेवल तक पहुंच गए जिसकी जुको को जरूरत थी। इन्हें यूज करने से पहले मैंने एक चालाकी करने की कोशिश की। मैंने उससे अपना आर्मर और भाला हटाने को कहा। अगर इवोल्यूशन से नया सामान मिलता तो शायद मैं पुराने सेट को भी रख लेता और हमारे पास दोगुना गियर हो जाता। जरूरी पॉइंट कॉस्ट बढ़ गई। मैंने सब कुछ वापस लगा दिया। कॉस्ट नॉर्मल हो गई। सिस्टम ने खुद से चोरी होने के प्लान को समझ लिया था, जो मुझे पर्सनली काफी बुरा लगा। सफेद रोशनी ने जुको को करीब 1 मिनट तक घेरे रखा। जब रोशनी कम हुई तो उसके शरीर पर चेन आर्मर था। एक कलगी वाला हेलमेट उसके हाथ में था और उसका भाला एक चमकदार हथियार बन चुका था जिसमें डार्क मेटल की ब्लेड थी। वो अब पहले से लंबा लग रहा था। उसकी नजरें ज्यादा स्थिर थी। बियरमैन इवॉल्व हो गया था। एलिट स्पीयरमैन बन चुका था। उसने साफ साफ बात की। मेरे लॉर्ड, मुझे अब काफी ज्यादा समझ आ रहा है। उस एक बात ने मुझे डैनियल को बियर की मार से जो चोट लगी थी उससे भी ज्यादा हैरान कर दिया। कितना ज्यादा? जू को एक ट्रेनिंग लॉक की तरफ मुड़ा, भाले को उसके नीचे फंसाया और अपना नया स्किल एक्टिवेट किया। हल्की रोशनी के एक झटके ने पूरे लकड़ी के लट्ठे को हवा में उछाल दिया। वो उसके नीचे गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उसे हिस्सों में काट दिया। इतना ज्यादा, उसने कहा। सिल्वर टाइमर 0 पर पहुंच गया। प्रोटेक्शन बैरियर बिना किसी आवाज के गायब हो गया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। कोई मॉन्स्टर हमला नहीं हुआ, कोई गड़गड़ाहट नहीं, कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं। फिर सिस्टम हेवन में हर किसी के दिमाग में बोला, ट्रू टेरिटरी फेज शुरू होता है। मेरी झोपड़ी के अंदर एक क्रिस्टल आ गया। पूर्वी पेड़ों के पीछे से किसी चीज ने एक दहाड़ के साथ जवाब दिया। कोई भेड़िया नहीं, नहीं कोई ऐसी चीज जो मैंने पहले कभी देखी या सुनी थी। जूको ने अपना नया भाला उस आवाज की तरफ किया। डैनियल और हारू उसके पास आ गए। क्रेग मेरी पीठ के पीछे पोजीशन ले चुका था। मैंने उस खाली जगह को देखा जहां पहले बैरियर हुआ करता था। ट्यूटोरियल खत्म हो चुका था और जंगल को यह बात पता थी। मेरी झोपड़ी के अंदर मौजूद क्रिस्टल फर्श के ऊपर तैर रहा था। इतना तेज चमक रहा था कि उसने टूटी हुई दीवारों को सफेद रोशनी से भर दिया। मैंने उसे छुआ और सिस्टम ने वह जानकारी दे दी जिसे उसने शायद इसी पल के लिए बचा कर रखा था, जब मेरा प्रोटेक्शन खत्म होने वाला था। 30 दिन का लॉर्ड ट्रायल सिर्फ एक ऑल्टर को सुरक्षित रखने के बारे में नहीं था। हर नई टेरिटरी में कहीं ना कहीं करप्शन ने अपनी जगह बना ली थी। उसकी एनर्जी ने पेड़ पौधों और जानवरों को बीमार कर दिया था, उनका डर खत्म कर दिया था, और धीरे धीरे वो पूरी टेरिटरी में फैल रही थी। उसे खत्म करना जरूरी था। सिस्टम ने यह नहीं बताया कि अगर मैं उसे इग्नोर कर दूं तो क्या होगा। हेवन के पूर्व में उन काली नसों वाले जीवों को देखकर मुझे इसके और डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं थी। वो क्रिस्टल मेरा टेरिटरी हार्ट बन गया। इसके जरिए मैं जमीन क्लेम कर सकता था, इमारतें बना सकता था, लोग देख सकता था और हेवन को अपग्रेड कर सकता था।
टेरिटरी की सीमाएं अब नहीं थीं। अगर मैं किसी जगह की रक्षा कर सकता था तो मैं उसका मालिक बन सकता था। यह सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगी, लेकिन जब मैंने पत्थर की दीवार बनाने की कॉस्ट देखी और याद किया कि मेरे पास सिर्फ 3 झोपड़ियां और एक आधी खाई है, तो हकीकत सामने आ गई। एक लीडर बोर्ड खुला। हेवन 41वीं रैंक पर था। पहले नंबर की टेरिटरी रायन नाम किसी व्यक्ति की थी। उसके पास पहले से ही बहुत इमारतें थीं और मेरी आबादी से लगभग दोगुनी जनसंख्या थी। कुछ सेकंड के लिए मैंने इसे पर्सनली ले लिया। फिर ने स्कोरिंग ऐसे के नियम पढ़े। बिल्डिंग्स, आबादी, टेरिटरी लेवल, कॉम्बैट क्वालिटी, इन सब का कोई खास मतलब नहीं था। मेरी चोट खाई को तुरंत ठीक हो गई। लीडर बोर्ड ये नाप रहा था कि किसके पास कितनी जमीन है, न कि किसके पास सबसे अच्छा स्केलेटन है। ग्लोबल चैट में सबको एक साथ रैंकिंग का पता चला। आधी बातचीत चीटिंग के आरोपों में बदल गई। बाकी आधी बातचीत उन लोगों के पछतावे की थी जिन्होंने पहले घंटे में अपनी टेरिटरी का नाम ड्रैगन डैडी किंगडम जैसा कुछ रख लिया था। मैंने बेइज्जती होने से पहले ही पैनल बंद कर दिया। हमारी पहली कंस्ट्रक्शन को एक असली समस्या सुलझानी थी। लकड़ी, पत्थर खाना, सोल डस्ट, फालतू सामान और कच्चा मांस जहां जगह मिली वहीं ढेर कर दिया गया था। मैंने एक वेयर हाउस चुना, मिलिशिया को सामान इकट्ठा करने पर लगाया और झोपड़ियों के पास एक धुंधली सी आउटलाइन बनती देखी। कंस्ट्रक्शन का समय 2 घंटे, स्टेटस चेस। सिस्टम कुछ ही सेकंड में एक इंसान को बदल सकता था, लेकिन 4 दीवारें और एक छत बनाने के लिए 2 घंटे मांग रहा था। यहां तक कि मैजिक में भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे। जूको ने क्रेग और हारू के साथ एक पेट्रोल टीम बनाई। डैनियल स्केलेटन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए पीछे रुक गया, जिसका मतलब बस उन्हें पेड़ों की तरफ इशारा करना और जो भी गलत दिशा में जाए उसे संभालना था। हारू बेहतर हो रहा था। अब वो बिना किसी मदद के सही दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाता था और डैनियल के कई बार दिखाने के बाद बेसिक कटाई भी कर लेता था। उसकी सोच अभी भी धीमी थी, लेकिन डैनियल हर छोटी कामयाबी को ऐसे देखता था जैसे हारू ने तलवारबाजी का कोई नया तरीका सीख लिया हो। जूको के जाने से पहले मैंने उसे एक नियम दिया। अगर ईस्ट की हालत खराब हो तो वापस आ जाना। लक्ष्य सुरक्षित इलाका साफ करना है, न कि यह साबित करना कि तुम जंगल में हर जीवित चीज को मार सकते हो। समझ गए? वो मुड़ने ही वाला था कि रुक गया। और अगर दुश्मन पीछा करे तो मैंने अधूरे पड़े एरो टावर की जगह की तरफ देखा। उसे यहां ले आना, हम देख लेंगे कि खाई क्या काम करती है। जूको मुस्कुराया। मेरी सावधानी का असर उस पर होने लगा था, हालांकि शायद उस तरह से नहीं जैसे कुदरत ने चाहा था। पेट्रोल टीम पेड़ों के बीच गायब हो गई। 10 मिनट से भी कम समय में मारने के नोटिफिकेशन आने लगे। जैकाल, वुल्फ, स्पाइंड बोर। नोटिफिकेशंस में कोई डिटेल नहीं थी, लेकिन लगातार आ रहे मैसेज ने बता दिया कि जूको को काम मिल गया है। घर पर प्रोटेक्शन हटने के बाद मैंने एरो टावर बना दिया। ईस्टर्न खाई के पीछे पत्थर ऊपर की तरफ मुड़ गए, जिससे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बन गया, जिसके ऊपर एक मैकेनिकल धनुष लगा था। ये रेंज के अंदर दुश्मन को पहचान सकता था और अपने आप फायर कर सकता था। पहला टेस्ट एरो एक मोटे लट्ठे के आर पार निकल गया। मैं खुश था जब तक मैंने एम्यूनिशन काउंटर नहीं देखा। 48 तीर। कोई रेसिपी नहीं पता थी। टावर परमानेंट डिफेंस नहीं था। ये एक इमरजेंसी हथियार था जो लोगों पर तीर चलाता था। मैंने ऑटोमेटिक फायर बंद कर दिया और एक मिलिशिया यूनिट को ईस्ट पर नजर रखने के लिए लगा दिया। अगर कुछ खतरनाक आए तो वो लीवर खींच सकता था। एक कदम वाले निर्देश अभी भी उसकी खासियत थे। उसके कुछ ही देर बाद वेयरहाउस बनकर तैयार हो गया। अंदर से वो बाहर की तुलना में बड़ा था और जो भी अंदर रखा जाता वो बिना वजन या क्वालिटी खोए एक लेबल वाली जगह में फिट हो जाता था। मैंने कई मिनट तक एक लट्ठा अंदर रखने, बाहर निकालने और वापस रखने में बिताए। डैनियल दरवाजे से देख रहा था। मैंने उससे कहा, यह रिसर्च है। उसका जबड़ा एक बार हिला। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने मेरी बात मानी या नहीं। जुको दोपहर के आसपास वापस लौटा। वो खून से लथपथ था। क्रेग सोल डस्ट का एक थैला उठाकर लाया था। हारू एक भेड़िए के पिछले हिस्से को घसीटते हुए लाया। उसे इस पर बहुत गर्व हो रहा था। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी। जुको ने क्रेग को स्पाइंड बूट्स के एक झुंड को फंसाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। डैनियल के स्टूडेंट्स को पेड़ों के पीछे छिपाया था और दोनों तरफ से हमला करके उन्हें खत्म कर दिया था। क्रेग ने इस प्लान के बारे में चिंता से ज्यादा जोश के साथ बताया, जिसका मतलब था या तो वह जुको पर पूरा भरोसा करता था या फिर इवोल्यूशन ने उसकी जान बचाने की अक्ल अभी तक उतनी बेहतर नहीं बनाई थी। उनके पास से 3 रिक्रूटमेंट ऑप्स और 2 रिसोर्स पाउच मिले। पाउच से आयरन ओर, एक साफ क्रिस्टल, सूखा मीट और एक छोटी तलवार निकली। मैंने तलवार अपने पास रख ली। ऐसा इसलिए नहीं था कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे लड़ना पड़ेगा, बल्कि इसलिए था क्योंकि तलवार हाथ में होने से अपनी टुकड़ी के पीछे छिपना थोड़ा सोच समझ कर किया गया काम लगता। अल्टर ने एक और मिलिशिया, एक और स्केलेटन और कुछ ऐसा पैदा किया जो इतना छोटा था कि मेरी हथेली पर बैठ सके। उसके हरे बाल थे, पारदर्शी पंख थे और पत्तों से बनी एक ड्रेस थी। पैनल ने उसे एक फेरी कहा। वो अल्टर के चारों तरफ एक बार उड़ी। उसने डैनियल को देखा और मेरी गर्दन के पीछे छिप गई। डैनियल एक तरफ झुका, फेरी दूसरी तरफ चली गई। उसने फिर से अपनी जगह बदली। वो चींची करने लगी और मेरे बालों में छिप गई। डैनियल, उसे थोड़ी जगह दो। वो 2 कदम पीछे हटा और साफ दिख रहा था कि वो परेशान है। नई प्रजाति ने एक फेरी इवोल्यूशन पॉइंट दिया। मैंने उसका इस्तेमाल किया और फेरी अंगूठे के आकार से बढ़कर लगभग मेरे हाथ जितनी बड़ी हो गई। उसके पंख और चमकने लगे। उसकी आंखों में समझ आ गई थी और उसके तुरंत बाद शक भी, जब उसने देखा कि डैनियल अभी भी आसपास ही है। उसकी स्किल पोलन थी।
यह पौधों को जल्दी बड़ा कर सकती थी और किसी को भी सुस्त बना सकती थी। उसने मुझ पर ट्राई किया। सुनहरी धूल ने मेरे चेहरे को ढंक लिया। मुझे 2 बार छींक आई और मुझे लगा जैसे थोड़ी देर सो लेना चाहिए। फेरी के कंधे झुक गए। नहीं, यह काम की चीज़ है, मैंने कहा। मैं पहले से ही थका हुआ था। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वो मुझे घूरती रही, उसे यकीन नहीं हुआ। मैं उसे पश्चिमी फ्रूट ग्रोव तक ले गया। जैसे ही उसने नीले फलों के पेड़ देखे, वो खुशी से उछल पड़ी। वो एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ती रही, पत्तों को छूती रही और घंटियों जैसी आवाज में गुनगुनाती रही। नामी, मैंने कहा जब वो वापस आई, तुम इस जगह की इंचार्ज हो। नामी ने अपनी तरफ इशारा किया, फिर ग्रोव की तरफ। पौधे खाना कोई लड़ाई नहीं, जब तक कि कोई और रास्ता न बचे। उसने दोनों हाथों से सैल्यूट किया। इस तरह हेवन को अपना पहला एग्रीकल्चरल मैनेजर मिला, जबकि वहां अभी खेती शुरू भी नहीं हुई थी। वापस आते समय 3 किल नोटिस एक साथ दिखाई दिए। गोबलिन खत्म ईसीएस, गोबलिन खत्म ईसीएस, गोबलिन खत्म। जुको ने मुस्कुराना बंद कर दिया। गोबलिन पश्चिम से आए थे और वे हेवन की तरफ बढ़ रहे थे। हमारा पहला ग्रुप कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं था। फ्रूट ग्रोव के आगे कहीं कोई चीज़ उनकी तलाश कर रही थी। मैंने गोबलिन कैंप ढूंढने के लिए पश्चिम की तरफ दौड़ नहीं लगाई। यह बात साफ करती है कि मैं उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय तक जिंदा कैसे रहा। पूर्व में अभी भी करप्टेड मॉन्स्टर्स थे। पश्चिम में अब दुश्मन तैयार बैठे थे। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि कौन सा खतरा पहले आएगा। मैं हेवन के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा चाहता था। ज्यादा इवॉल्व्ड सैनिक और इतनी डस्ट की जो भी घायल हो उसे ठीक किया जा सके। जुगो, क्रेग, हारू और 2 स्केलेटन वॉरियर्स को लेकर पूर्व की ओर गया। डैनियल काम करने वालों के साथ रुका, क्योंकि एक स्किल्ड स्केलेटन पूरी मिलिशिया लाइन से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा कर सकता था। नामी को पेट्रोल के ऊपर से स्काउट करना था। उनके जाने के 10 मिनट बाद मुझे वो याद आया। नामी मेरे बगल में एक फ्रूट बास्केट पर बैठी दोनों हाथों से खा रही थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। वे ठीक रहेंगे। उसने सिर हिलाया, शायद इसलिए क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। पेट्रोल टीम ठीक थी, भेड़िए नहीं। जुको की टीम ने पूरा डेन साफ कर दिया और बीच में एक लकड़ी का संदूक मिला। यह अच्छी खबर होनी चाहिए थी। इसके बजाय जुको खून से लथपथ और फर्नीचर से बेहद चीढ़कर जल्दी वापस आ गया। संदूक उठाया नहीं जा सका। उस पर कोई लॉक नहीं था। उसका भाला उस पर खरोंच तक नहीं डाल सका। हारून ने तब तक वार किए जब तक उसकी तलवार थोड़ी मुड़ नहीं गई, जिसे जुको अपनी नाकामी मानता था। मैंने खजाना संदूक सुना और उसकी चोटिल शान की परवाह करना बंद कर दिया। डैनियल ने सामान ले जाने वाली टीम बुलाई। नामी ने मेरे कंधे पर लिखा। हम जुको के पीछे पीछे साफ किए गए पूर्वी जंगलों से होते हुए मरे हुए भेड़ियों के ढेर और एक बिल्कुल साफ संदूक तक पहुंचे। तुमने इस पर वार किया? मैंने पूछा। जुको ने ढक्कन पर एक छोटे से निशान की ओर इशारा किया। बार बार किया। मैंने लकड़ी को छुआ। लॉर्ड लॉक्ड रिवॉर्ड कैश ओपन। संदूक किसी से नफरत नहीं कर रहा था, वो बस सही इंसान का इंतजार कर रहा था। जब मैंने स्वीकार किया तो वह रोशनी में बदल गया और 4 रिवॉर्ड्स छोड़ गया। 2 स्केलेटन रिक्रूटमेंट ऑप्स, एक बात हाउस ब्लूप्रिंट, एक बार इस्तेमाल होने वाला मैजिक शील्ड, स्क्रॉल और काले धातु की एक सीलबंद पट्टी जिस पर एक निशान बना था जिसे मैं नहीं पहचानता था। धातु की पट्टी पर कोई जानकारी नहीं थी। सिस्टम ने इसे सिर्फ एक टुकड़ा कहा। मैंने इसे संभाल कर रखा, क्योंकि रहस्यमयी चीज़ों की आदत होती है कि फेंके जाने के तुरंत बाद वे बहुत काम की हो जाती हैं। शील्ड स्क्रॉल मुझे 30 सेकंड के लिए एक निश्चित लेवल के हमलों से बचा सकता था। यह केवल लॉर्ड पर काम करता था। मेरी पहली प्रतिक्रिया निराशा थी कि मैं इसे जुको पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मेरी दूसरी सोच यह थी कि मैं हर टीम में सबसे कम मजबूत था और शायद सिस्टम के पास एक पॉइंट था। इससे पहले कि हम निकल पाते, पेड़ों के बीच से एक भेड़िया चिल्लाया। एक फटे कान वाले ग्रे अल्फा के साथ 10 भेड़िए डेन के आसपास आ गए। नामी चिल्लाई और मेरे कॉलर के पीछे छिप गई। अल्फा ने जुको पर हमला किया। उसने आखिरी पल तक इंतजार किया, अपने भाले को उसके सीने के नीचे से घुमाया और अपनी लॉन्च स्किल चला दी। भेड़िया बड़ी हैरानी के साथ हवा में उछल गया। जुको ने आगे कदम बढ़ाया और उसके संभलने से पहले ही उसे भाले में पिरो दिया। लीडर के मरते ही झुंड का साहस खत्म हो गया। डैनियल के क्लीवर ने एक भेड़िए को पेड़ से कुचल दिया। क्रेग ने 2 को भाले की दूरी पर रखा, जबकि हारू ने उसका साइड प्रोटेक्ट किया। मिलिशिया एक टाइट जोड़ी में रही, इस आसान कमांड को मानते हुए कि जो भी मार्क की गई लाइन पार करे उसे मार गिराओ। नामी ने मेरे कॉलर से झांका। ठीक तभी जब डैनियल ने एक भेड़िए का सिर तोड़ दिया। खून उसके चेहरे पर लगा और उसके जबड़े से बह गया। वह इतनी तेजी से गायब हुई कि उसने मेरे बाल खींच लिए। लड़ाई बिना किसी चोट के खत्म हो गई। यह बात राहत भरी होनी चाहिए थी। इसके बजाय इसने दिखाया कि हमारी सबसे मजबूत यूनिट्स अब उन जीवों को कितनी बुरी तरह हरा सकती हैं जिन्होंने मुझे पहले दिन डरा दिया था। पावर काम की चीज थी। पावर का मतलब यह भी था कि लोग बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने लगते हैं। सामान इकट्ठा करते समय मैंने खुद को यह याद दिलाया। हेवन वापस आकर 2 स्केलेटन ऑप्स ने नए वर्कर्स पैदा किए। एक और रैंडम ऑब ने मुझे एक मिलिशिया यूनिट दी। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि झोपड़ियां छोटी पड़ गई थी, लेकिन स्केलेटन बाहर खड़े होने की शिकायत नहीं करते थे और इंसान इतने सीधे थे कि वे रहने की जगह के लिए प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। मैंने नदी के किनारे बाथ हाउस बनाया। एक पत्थर के पूल में अपने आप गर्म पानी भर गया। वो बिल्डिंग तो खुद को साफ भी कर लेती थी। 10 शानदार सेकंड्स के लिए मुझे लगा कि मैंने हेवन की पानी की समस्या हमेशा के लिए सुलझा ली है। फिर मैं दरवाजे से एक बाल्टी अंदर ले गया। पानी गायब हो गया। मैंने एक कप के साथ ट्राई किया।
वही नतीजा रहा। मैंने एक कुकिंग पॉट भरा, उसे ढका और दरवाजे से पीछे की ओर गया, जैसे कि बिल्डिंग को बेवकूफ बना सकता हूँ। पॉट खाली हो गया। नामी छत पर बैठी हर कोशिश देख रही थी। जब मैंने आखिरकार हार मान ली तो उसने एक छोटा सा इशारा किया जो मजाक उड़ाते हुए तालियों जैसा लग रहा था। पानी बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता। मैंने उससे कहा कि मैं नियम को चेक कर रहा था। उसने बहुत सीरियस होकर सिर हिलाया। एक परी मेरा मजाक उड़ा रही थी। कम से कम इंसान तो नहा सकते थे। स्केलेटन भी उनके साथ शामिल हो गए, ऐसे कारणों से जिन्हें कोई समझा नहीं सकता था। डैनियल अपनी तलवार पूल के पास रखकर पानी में छाती तक बैठा था, जबकि हारू एक हाथ की हड्डी को इतनी जोर से रगड़ रहा था कि वो निकल गई। डैनियल ने उसे वापस जोड़ने में मदद की। एक शाम के लिए हेवन सर्वाइवल कैंप जैसा कम और एक बहुत अजीब गांव जैसा ज्यादा लग रहा था। यह फीलिंग तब तक रही जब तक जुको ने काले मेटल के टुकड़े को उन अजीब निशानों के बगल में नहीं रखा जो हमें उत्तरी गुफा के पास मिले थे। सिंबल मैच कर गए, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना काफी था कि यह जानबूझकर किया गया था। वो संदूक, वो गुफा और जो कुछ भी हमारे उत्तर में रहता था, सब आपस में जुड़े थे। इससे पहले कि मैं जांच कर पाता, वेस्टर्न लुकआउट एक नई समस्या लेकर आया। उसने 15 गोब्लिन्स को पेड़ों के बीच से गुजरते देखा था। वे हथियारबंद तैयार थे और सीधे हेवन की ओर बढ़ रहे थे। गोब्लिन वॉर पार्टी कभी हेवन तक नहीं पहुंच पाई। सूरज उगने से पहले जुको हमें पश्चिम ले गया, हर इवॉल्व यूनिट को साथ लेकर, और मिलिशिया को एरो टॉवर के नीचे छोड़ दिया। डैनियल ने स्केलेटन साइड को कमांड किया। क्रेग मेरे पास ही रहा, जिसे उसने बिना शिकायत के मान लिया। भले ही हम दोनों जानते थे कि वो वहां इसलिए है क्योंकि मुझे एक ऐसी दीवार की जरूरत थी जो बोल सके। हमें गोब्लिन्स दो पथरीली पहाड़ियों के बीच एक तंग रास्ते में मिले। कुल 15 थे। ज्यादातर के पास क्लब और भाले थे, लेकिन दो ने अपनी पीठ पर पत्थरों की टोकरियां लाद रखी थीं और सबसे बड़े वाले के सीने पर लोहे की प्लेट्स बंधी थीं। वे हेवन की तरफ देख रहे थे और बहस कर रहे थे कि किस रास्ते से जाना है। जुको ने जमीन को ध्यान से देखा। डेनियल उनके पीछे से घूमकर आ सकता है। डेनियल ने अपने क्लीवर को अपनी ढाल पर 2 बार थपथ पाया। क्रेग, जुको ने पूछा। क्रेग ने ढलान को देखा। हम वहां खुद को दिखाएंगे, वे मुड़ेंगे, डेनियल करीब आ जाएगा। जब क्रेग पहली बार आया था तो उसे अपना नाम याद रखने के लिए मदद की जरूरत पड़ती थी। अब वो हमला करने की योजना में साथ दे रहा था। इवोल्यूशन केवल शरीर को बेहतर नहीं बनाता था, यह लोगों की काबिलियत को तेज कर देता था। मैंने योजना को मंजूरी दी और उसके सबसे सुरक्षित हिस्से की तरफ बढ़ गया। क्रेग और जुको रिज पर चढ़ गए। गॉब्लिन लीडर चिल्लाया और अपने आधे ग्रुप को पहाड़ी के ऊपर भेज दिया। डेनियल के स्केलेटन बाकी आधे ग्रुप के पीछे झाड़ियों से बाहर निकल आए। लड़ाई खत्म होने से पहले ही पत्थर फेंकने वालों को समझ आ गया कि वे घिर चुके थे। डेनियल के एक जोरदार प्रहार ने लीडर के कवच को तोड़ दिया। जुको ने एक गॉब्लिन को दूसरे पर दे मारा और गिरने का फायदा उठाकर दोनों को पकड़ लिया। क्रेग ने अपने कंधे पर एक पत्थर खाया, सीधा खड़ा रहा और दूसरे पत्थर के लिए हाथ बढ़ाने वाले हमलावर को भाले से मार गिराया। आखिरी गॉब्लिन पश्चिम की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। हमने उसे भागने दिया। फिर हमने उसका पीछा किया। वो हमें 2 पेट्रोल रास्तों से दूर और सीधे तराजू के आकार के एक पत्थर के ढांचे तक ले गया। 6 गॉब्लिन उसकी रखवाली कर रहे थे। वे इतने बेफिक्र थे कि 2 सो रहे थे। डेनियल के स्क्वाड ने उन्हें बिना किसी को जगाए निपटा दिया, इससे पहले कि पहला वाला गायब हो जाता। जब मैंने उसे छुआ तो ढांचा खुद को पहचानने लगा। ट्रेन स्केल रिक्रूटमेंट ऑप्स को अनलॉक की गई प्रजाति के बेसिक ऑप्स में बदलें। वैल्यू क्वालिटी पर निर्भर करती है। शुरुआत में यह सौदा बहुत बेकार लगा। एक 2 स्टार रैंडम ऑप 3 1 स्टार स्पीशीज ऑप्स में बदल गया। एक 3 स्टार ऑप 6 में बदल गया। क्वालिटी को क्वांटिटी के बदले ट्रेड किया जा रहा था। किसी भी सामान्य लॉर्ड के लिए यह एक बुरा समझौता था, मेरे लिए नहीं। क्वालिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स से आती थी, क्वांटिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स बनाती थी। मैंने गॉब्लिन लीडर के 2 स्टार ऑप को तराजू के एक पलड़े पर रखा और स्केलेटन को चुना। दूसरी प्लेट पर 3 बेसिक स्केलेटन ऑप्स दिखाई दिए। डेनियल उनके ऊपर झुक गया। उसके सीने के अंदर नीली आग तेज हो रही थी। हाँ, मैंने कहा, तुम में से और भी। उसका जबड़ा इतनी जोर से खड़खड़ाया कि जुको देखने के लिए मुड़ा। एक्सचेंज स्केल ने मुझे सेना नहीं दी, इसने मुझे वो मशीन दी जो सेना बना सकती थी। हर बेकार ऑब और ज़्यादा यूनिट्स में बदल सकता था। ज़्यादा यूनिट्स का मतलब था हर 2 घंटे में ज़्यादा पॉइंट्स। कमज़ोर रिक्रूट्स अब बेकार नहीं थे, वे भविष्य के अपग्रेड्स थे जो इत्तेफाक से कुल्हाड़ियाँ लिए घूम रहे थे। शायद मैं हंस पड़ा था। जुको ने शराफत से न सुनने का नाटक किया। हम पश्चिम की तरफ बढ़ते रहे, गॉब्लिन पेट्रोल के निशानों का पीछा करते हुए। जंगल अजीब तरह से खाली हो गया था। न सियार थे, न भेड़िए, यहाँ तक कि पक्षी भी उस इलाके से बच रहे थे। इसका मतलब था कि गॉब्लिन ने या तो सब कुछ शिकार कर लिया था या डराकर भगा दिया था। नामी मेरे कपड़ों की एक सिलवट के अंदर छिप गई। मैं उसे इसलिए लाया था क्योंकि एक उड़ने वाला स्काउट दीवारों के ऊपर देख सकता था। अल्फा वुल्फ वाली घटना के बाद वह तभी राजी हुई थी जब मैंने वादा किया था कि वह दांतों वाले किसी भी जीव से काफी ऊपर रहेगी। एक छोटी पहाड़ी के पार गॉब्लिन कैंप दिखा। यह कोई घोंसला नहीं था, यह लकड़ी की बाड़, वॉच प्लेटफॉर्म और कई झोपड़ियों वाला एक मजबूत किला था। अंदर दर्जनों गॉब्लिन घूम रहे थे। वॉरियर्स गेट के पास ट्रेनिंग कर रहे थे। पत्थर फेंकने वाले पत्थर छांट रहे थे। सबसे बड़ी झोपड़ी से लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। जुको और मैंने गिरे हुए लट्ठों के पीछे से देखा। कितने हैं? मैंने धीरे से पूछा। यहाँ से गिनने के लिए बहुत ज्यादा थे। वहां एक ही प्राणी इतना छोटा था कि करीब जा सके।
मेरे पूछने से पहले ही नामी समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके हाथ मेरे लबादे को कसकर पकड़े हुए थे। तुम कैंप के अंदर मत जाना, मैंने कहा। बस एक बार चक्कर लगाओ, ऊंचाई पर ही रहना। अगर कुछ भी तुम्हें देखे तो वापस आ जाना। उसने जुको की तरफ देखा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मैं नजर रखूंगा। नामी अभी उसके शब्द नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो बात समझ गई थी। कुछ सेकंड के बाद वो उसके हाथ पर चढ़ी और उड़ गई। वो कांपती हुई लौटी, लेकिन वापस आ गई थी। उसके इशारे मुझे समझ नहीं आए। जुको ने बड़े ध्यान से उन्हें देखा। 40, उसने कहा, शायद और भी ज्यादा। 2 मजबूत वॉरियर्स, 4 पत्थर फेंकने वाले, बड़ी झोपड़ी के पास एक लाल गॉब्लिन। नामी ने एक्साइटमेंट में उसकी तरफ इशारा किया। तुम उसे समझते हो? कुछ हद तक। जुको उतना ही हैरान था जितना मैं। वह तस्वीरों में सोचती है। नामी ने उसकी एक उंगली को गले लगा लिया। इसने यह सवाल सुलझा दिया कि क्या विकसित इकाइयां मेरे बिना दखल दिए रिश्ते बना सकती थी। 1 दर्जन से कम लड़ाकों के खिलाफ 40 गॉब्लिन से लड़ना नामुमकिन था। यह प्लान फेल होने जैसा था। हम पीछे हट गए और अगले कुछ घंटों का उपयोग रिक्रूट करने, पॉइंट्स जुटाने और क्रेग और डैनियल को और बेहतर बनाने में किया। क्रेग एलीट क्वालिटी का हो गया, लेकिन जुको से ज्यादा शांत और धीमा रहा। डैनियल का कवच और मोटा हो गया। उसके बाएं हाथ पर एक ढाल बन गई और उसे एक स्पिनिंग स्वीप मिला जिससे वो आसपास के हर दुश्मन को मार सकता था। उसने इसे 6 ट्रेनिंग स्टेक्स पर आजमाया। सभी 6 लकड़ी के टुकड़ों की तरह टूट गए। हमारी योजना आसान थी। नामी कैंप से एक छोटा समूह बाहर लाएगी। डैनियल उन पर छिपकर हमला करेगा। हम इसे तब तक करेंगे जब तक उनकी संख्या कम न हो जाए। पहले बुलावे पर 4 गॉब्लिन आए। डैनियल ने अपने पहले वार में 2 के सिर उड़ा दिए। जुको और क्रेग ने बाकी को खत्म कर दिया। दूसरी बार में 6 गॉब्लिन आए। वही नतीजा। तीसरे राउंड में एक वॉरियर और 2 पत्थर फेंकने वाले आए, जो थोड़े मुश्किल थे लेकिन काबू में रहे। चौथा आग लेकर आया। लाल रोशनी का एक गोला नामी के पास से हवा को चीरते हुए निकला। वो इतनी तेजी से नीचे गिरी कि एक पंख टहनी से टकरा गया। एक टेढ़ी लाठी लिए हुए लाल चमड़ी वाला गॉब्लिन वॉच प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। उसने पूरे कैंप को चिल्लाते हुए हमले का इशारा किया। हर गेट खुल गया। नामी अपने पीछे 20 से ज्यादा गॉब्लिन के साथ हमारी तरफ उड़ती हुई आई। अब पूरी योजना खराब हो गई थी। पीछे हटना अभी भी मुमकिन था। हम नामी को छोड़ सकते थे, गॉब्लिन को हेवन से दूर ले जा सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। यह बात मेरे दिमाग में आई। तभी नामी चिल्लाई, क्योंकि एक पत्थर उसके इतने करीब से निकला कि वह हवा में घूमने लगी। जुको सबसे पहले आगे बढ़ा। डैनियल ने गोब्लिन की लाइन पर किसी टैंक की तरह हमला किया। ढाल आगे थी और कंकाल उसके पीछे थे। क्रेग दाईं तरफ मुड़ा और रॉक थ्रोअर्स की ओर बढ़ गया। लाल गोब्लिन ने डैनियल पर एक फायरबॉल फेंकी। उसकी ढाल ने उसे रोक तो लिया, लेकिन डैनियल धुएं के गुबार के साथ पीछे जा गिरा। जुको ने घुसने की कोशिश की, लेकिन 3 योद्धाओं ने अपने लीडर के चारों ओर भाले लगा दिए। उसने डैनियल को उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा। डैनियल अपनी आधी काली पड़ी आर्मर के साथ उठा और दोबारा हमला कर दिया। आग और पत्थर उस पर बरसने लगे। उसने एक को ब्लॉक किया, दूसरा सहा और आगे बढ़ता रहा। वो मौका 1 सेकंड से भी कम के लिए मिला था। जुको ने उसका फायदा उठाया। वो एक गिरी हुई ढाल पर दौड़कर चढ़ा, खुद को भाले की लाइन के ऊपर से उछाला और अपना हथियार फेंका। हल्की चमक ने भाले को नोक से लेकर पकड़ तक लपेट लिया। वो बिजली की तरह कैंप को चीरता हुआ निकला और लाल गोब्लिन की छाती के आर पार हो गया। आग गायब हो गई। गोब्लिन का हौसला भी टूट गया। क्रेग थ्रोअर्स तक पहुंच गया। डैनियल के वार ने सेंटर तोड़ दिया। हाडू ने एक पत्थर से घुटना टूटने के बाद दूसरे कंकाल की रक्षा की। वो उसके पास खड़ा रहा जब तक मदद नहीं आ गई। मैंने नामी को अपनी छाती से लगा लिया और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। उसका पंख मुड़ा हुआ था पर टूटा नहीं था। जब बाहर लड़ाई खत्म हो रही थी, वो मेरी शर्ट को पकड़े रही। जब सन्नाटा वापस आया, जुको ने मरे हुए लीडर से अपना भाला निकाल लिया। डैनियल ने अपनी झुलसी हुई आर्मर को चेक करने से पहले गिरे हुए कंकाल को देखा। क्रेग बाड़े के सहारे बैठ गया। उसके कंधे से खून बह रहा था, पर उसने जिद की कि चोट गहरी नहीं है, कोई नहीं मरा था। सिस्टम ने जीत के इनाम में इतनी सोल डस्ट दी कि एक स्टोरेज चेस्ट भर जाए, साथ में कई सारे ऑप्स, रिसोर्स पाउच, एक फार्मलैंड ब्लूप्रिंट और सैनिटेशन हाउस। ब्लूप्रिंट भी मिला, लेकिन सबसे जरूरी चीज कैंप के अंदर इंतजार कर रही थी। सबसे बड़ी झोपड़ी के पीछे एक टूटा हुआ पत्थर का स्टैंड खड़ा था। यह बिल्कुल मेरे वाले जैसा था। उसके नीचे टूटा हुआ निशान उस काले धातु के टुकड़े से मेल खाता था जो चेस्ट से मिला था। यह कैंप हमेशा से गोब्लिन्स का नहीं था, यह किसी और लॉर्ड का था। टूटे हुए स्टैंड ने कैंप का मतलब बदल दिया। एक पल पहले यह गंदी झोपड़ियों का एक समूह था जिसे लूटने का हक हमें मिला था। अगले ही पल हर निशान और टुकड़ा सबूत बन गया। कभी कोई वहां खड़ा था जहां मैं खड़ा हूं। उसने सेना जुटाई थी, एक जगह बनाई थी और प्रोटेक्शन टाइमर को खत्म होते देखा था। गोब्लिन्स ने जंगल के किसी खाली हिस्से पर कब्जा नहीं किया था। उन्होंने किसी का घर छीना था। मैंने स्टैंड पर अपना हाथ रखा। कोई जवाब नहीं मिला। कोर 3 टुकड़ों में फट चुका था और सिस्टम इसे अब सिर्फ एक बेजान पत्थर मानता था। बेस के पास हमें काले धातु की और पट्टियां मिली जिन पर वही निशान था जो लॉर्ड लॉक चेस्ट से मिले टुकड़े पर था। जुको ने उन्हें जमीन पर सजा दिया। वे टुकड़े लगभग एक घेरा बना रहे थे। क्रेग ने अंदाजा लगाया कि यह कोई निशानी है। मैंने कहा, या फिर यह एक चेतावनी है। डैनियल ने एक टुकड़े को छुआ।
उसकी छाती में जल रही नीली लौ एक सेकंड के लिए धीमी पड़ गई और उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। तुम्हें कुछ महसूस हुआ? उसने अपनी पसलियों पर थपथ पाया, फिर उत्तर दिशा की ओर इशारा किया, उसी तरफ जहां गुफा थी। हमने हर झोपड़ी की तलाशी ली। ज्यादातर में वही था जो गोबलिन्स के पास होता है, फफूंद लगे बिस्तर, टूटे औजार, हड्डियां जिनकी मैं पहचान नहीं करना चाहता था, और एक ऐसी बदबू जिसने बात हाउस इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी जैसा लगता था। सबसे बड़ी झोपड़ी अलग थी। किसी ने फर्श के नीचे सामान रखने की जगह बनाई थी। अंदर हमें हल्के रंग के बीजों का एक बंडल मिला, 23 सफेद फल जिन पर नीली लकीरें थीं, और पतले कागज जैसी एक शीट जिस पर कुछ लिखा था। सिस्टम ने फल की पहचान डेब्रेड के रूप में की। एक टुकड़ा एक इंसान का पूरा दिन का पेट भर सकता था। ये बीज साधारण मिट्टी में 2 हफ्ते में और सिस्टम वाले खेत में और जल्दी तैयार हो जाते थे। मैंने अपनी इन्वेंट्री में फार्मलैंड का ब्लूप्रिंट देखा। पहली बार 2 इनाम सही लाइन में मिले थे। लिखित शीट की पहचान नहीं हो सकी। जुको ने बार बार आने वाले निशान तो पहचाने, लेकिन उन्हें पढ़ नहीं पाया। एक निशान मेटल क्रेस्ट से मेल खाता था, दूसरा एक घेरे में नीचे जाती 3 लकीरों जैसा दिखता था। मैंने सब कुछ जमा कर लिया। कैंप से हमें 2 नाम भी मिले, लोग नहीं। कब्रें। टूटी हुई वेदी के पीछे गिरी हुई बाड़ के नीचे हमें 2 सपाट पत्थर मिले जिन पर मामूली निशान खुदे थे। हर पत्थर के नीचे इंसानी आकार की खुदाई हुई जमीन थी। पुराने लॉर्ड ने जो भी भाषा इस्तेमाल की हो, किसी ने 2 यूनिट्स को दफनाने की परवाह तो की थी। डैनियल पत्थरों के सामने बाकी सबसे ज्यादा देर तक खड़ा रहा। हाडू भी उसके पास आ गया। छोटा कंकाल लिखाई तो नहीं समझता था, पर उसने डैनियल की खामोशी की नकल की। यह पहली बार था जब उनमें से किसी एक को खोने का डर सिर्फ एक सोच नहीं रह गया था। हम अंधेरा होने से पहले हेवन लौट आए। मैंने एक्सचेंज स्केल पर ज्यादातर गोबलिन ऑप्स को बदल दिया। इमरजेंसी के लिए सिर्फ एक अनकॉमन ऑब रखा। बाकी कंकाल, मिलिशिया और फेरी ऑप्स में बदल गए। वेदी ने खाली जगह को नए शरीरों से भर दिया। मिलिशिया लाइन में लग गए। कंकाल डैनियल के आसपास ढीले समूह में इंतजार करने लगे। 3 छोटी फेरियां एक साथ आ गईं और नामी तो एक्साइटमेंट में लगभग वेदी से टकरा ही गई थी। वो एक से दूसरी के पास भागने लगी। इतनी तेजी से बोल रही थी कि जुको भी उसके इशारों के पीछे की बातों को समझ नहीं पा रहा था। नई फेरियां खाली नजरों से देख रही थी जब तक मैंने उन्हें इवॉल्व नहीं किया। होश धीरे धीरे आया। एक बातूनी बन गई, एक शर्मीली हो गई। तीसरी तुरंत फलों की टोकरी की तरफ उड़ गई और उसे रोकना पड़ा। मैंने उन सबके नाम नहीं रखे। मैंने लीडरशिप के बारे में एक ज़रूरी बात सीख ली थी। अगर मैं एक बढ़ती हुई आर्मी के हर मेंबर का नाम खुद रखने बैठा तो मैं पूरा दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन देने में ही बिता दूंगा। नामी सबकी पसंद से फेरी लीडर बन गई, जिसका मतलब था कि वो ग्रोव की तरफ इशारा करती और बाकी उसके पीछे हो लेती। सैनिटेशन हाउस इतना दिलचस्प तो नहीं था, पर उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। इसे बाथ हाउस के बगल में बनाया गया, जिसमें प्राइवेट स्टॉल्स, बहता पानी और खुरदरा कागज था, जो उन तरीकों के मुकाबले बहुत लग्जरी था जिनके बारे में कोई बात नहीं करता था। मैंने इसे इतनी देर तक देखा जितना एक लॉर्ड को टॉयलेट को नहीं देखना चाहिए। फिर हमने डेब्रेड बीजों के चारों ओर खेत बनाए। सिस्टम के खेत सिर्फ खाना पैदा नहीं करते थे, वे काम करने वालों को कुछ समय के लिए हुनर दे देते थे। जिस पल 3 मिलिशिया ने मिट्टी पर कदम रखा, उनके खाली चेहरों पर फोकस आ गया। उन्होंने बराबर लाइनें खोदी, दूरी नापी और अनुभवी किसानों की तरह भरोसे के साथ बीज बोए। वही आदमी ऑल्टर की रखवाली करना और वापस लौटना भूल गए, लेकिन उन्होंने उन्हें जाऊदुआ मिट्टी पर रखा और उन्हें क्रॉप रोटेशन समझ आ गया। मैंने सिस्टम से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना छोड़ दिया। नामी और उसकी फेरीज ने पहली लाइन पर पॉलन रिलीज किया। मिट्टी गर्म हो गई। छोटे अंकुर शेड्यूल से कुछ दिन पहले ही निकल आए, और फिर जब फेरीज थक गईं तो वे रुक गए। नामी मेरे कंधे पर गिर पड़ी, जोर जोर से सांस ले रही थी। अच्छा काम किया, मैंने कहा। खेत में बेहोश मत हो जाना, कोई तुम्हें भी बोदेगा। उसने मेरे कान को नोचा। डैनियल सूर्यास्त के बाद हारू को मेरे पास लाया। गोबलिन की लड़ाई में एक पत्थर लगने से हारू के कंधे की हड्डी टूट गई थी। वो अभी भी हिल सकता था, लेकिन हर बार जब वह अपनी तलवार उठाता तो उसकी चोट और बढ़ जाती थी। डैनियल ने चोट की तरफ इशारा किया, फिर मेरे इवोल्यूशन पैनल की तरफ। उसे मेरा वह दावा याद था कि इवोल्यूशन यूनिट्स को ठीक कर सकता है। मैंने वो वादा बिना किसी सबूत के किया था। हारू को एलिट क्वालिटी तक पहुंचने के लिए 6 अनडेड पॉइंट्स की ज़रूरत थी। उसकी चोट की वजह से खर्चा थोड़ा कम हो गया, जैसे कि सिस्टम रिपेयर के काम को बदलने का हिस्सा मान रहा हो। मैंने पॉइंट्स खर्च किए। रोशनी ने उसे घेर लिया। टूटा हुआ कंधा पहले ठीक हुआ और उसका शरीर और मजबूत हो गया। उसकी पसलियों पर आर्मर बन गया और उसकी बाईं कलाई पर एक नई ढाल लग गई। जब चमक गायब हुई, हारू ने ठीक हुए कंधे को घुमाया, फिर बिना किसी दर्द के अपनी तलवार उठा ली। उसे वे स्किल्स भी मिल गई थी जिनकी कमी थी। डैनियल ने हारू के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे इतनी जोर से हिलाया कि उसका आर्मर खड़खड़ाने लगा। हारू ने हंसकर जवाब दिया, इवोल्यूशन सिर्फ क्वालिटी बढ़ाने से बढ़कर था। यह एक नया शरीर, उपकरण, स्किल्स और दिमाग था जिसे यूनिट की पूरी क्षमता के करीब लाया गया था। इसने मेरी ताकत को और भी कीमती बना दिया। इसका मतलब यह भी था कि डैनियल का मुझको पर भरोसा करना सही था। मुझे बाहर मौजूद नई सेना से ज़्यादा उस बात का एहसास हुआ। चौथी सुबह तक मेरे ह्यूमन और अनडेड पॉइंट्स उन अपग्रेड्स के लिए काफ़ी हो गए जिन्हें मैं टाल रहा था। जुको सबसे पहले गया। उसका चैन आर्मर सिल्वर प्लेट बन गया। उसका भाला एक लंबी हेलबर्ड में बदल गया जिसके पीछे एक कुल्हाड़ी का ब्लेड था। हथियार ने उसे कुछ पल हैरान किया, लेकिन फिर उसने इसका बैलेंस चेक किया।
वो समझ गया कि इससे क्या हो सकता है। एक वार से हवा का दबाव बना जिसने 2 लकड़ी के लट्ठों को काट दिया। डैनियल उसके बगल में इवॉल्व हुआ। हड्डी के रंग का आर्मर उसके शरीर को ढक गया। उसकी बाजू पर एक भारी ढाल बन गई और उसके क्लीवर को एक धार मिल गई। उसके पहले रेंजर्ड अटैक ने एक चट्टान को आधा काट दिया और पीछे की पहाड़ी में जा धंसा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों यह सोचने लगे कि उन्होंने क्या गलत किया। हवा वाला वार बहुत धीमा था। डार्क स्लैश ने एनर्जी बर्बाद की, उनका तरीका और बेहतर हो सकता था। मैं 2 ऐसी यूनिट्स के बीच खड़ा था जिन्होंने 1 मिनट से भी कम समय में नए हमले सीख लिए थे और अब अपनी परफॉर्मेंस की कमियां निकाल रहे थे। मैंने कहा, तुम लोग खुद पर गर्व महसूस कर सकते हो। जूको ने हेलबर्ड नीचे की। डैनियल ने सिर हिलाया। जब हम इसे भरोसेमंद बना लेंगे। वे कमाल के थे। वे इस वजह से भी थे कि मुझे आखिरकार यकीन हुआ कि हम खराब हो चुके पूर्व में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। पूर्वी जंगल ने हमें देखने से पहले ही गंदगी की चेतावनी दे दी थी। पक्षियों का चहकना पहले बंद हो गया, फिर कीड़े। पत्तियां इतनी सूखी हो गई थीं कि मेरी उंगलियों के बीच टूट जाती थीं और घास और टहनियों में काले धब्बे फैल गए थे। जूको ने 20 सैनिकों को एक चौड़ी लाइन में आगे बढ़ाया। डैनियल ने कंकालों वाली साइड को संभाला। क्रेग ने आदमियों वाली राइट साइड देखी। हारू डैनियल के पास ही रहा। अब वो अनाड़ी नया लड़का नहीं था, बल्कि एक काबिल फौजी था जिसे पता था कि आगे क्या करना है। मैं बीच में 2 ढाल वाले कंकालों के साथ चल रहा था। कुछ लोग इसे कायरता कह सकते हैं। वे लोग आगे आकर देख लें। पहला बिगड़ा हुआ झुंड भेड़ियों का था। उन्होंने खामोशी से हमला किया। आंखें लाल और धुंधली थीं। शरीर पतला था क्योंकि उन्होंने भूख के अलावा सब कुछ भुला दिया था। जूको ने अटैक झेलने के बजाय लाइन को वहीं रोक दिया। भाले एक साथ नीचे किए गए। भेड़िए हमारी लाइन से टकराए और वहीं ढेर हो गए। डैनियल के कंकाल फंसी हुई लाशों के चारों ओर घूमे और जो कुछ भी अभी भी हिल रहा था उसे खत्म कर दिया। यह साफ सुथरा, अनुशासित और काफी आसान था। दूसरी लहर में काले सियार थे जो झाड़ियों में छिपे थे। क्रेग ने हलचल देखी और हमारे पीछे से हमला होने से पहले ही अपनी साइड घुमा ली। हारू ने एक छलांग को अपनी ढाल से रोका और सियार के हवा में रहते ही उसे मार गिराया। मेरी टीम मेरे आदेश देने से पहले ही मुसीबत सुलझा रही थी। यह अच्छी खबर थी। बुरी खबर एक 2 पैरों पर खड़े लकड़बग्घे के रूप में आई। यह मेरी लंबाई से लगभग 2 गुना था। फटे हुए फर में लिपटा हुआ और हाथ इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे। सिस्टम ने इसे दूषित ब्रूट का नाम दिया था। 3 स्टार क्वालिटी। कोई स्किल नहीं, कोई डर नहीं। जूको के एयर ब्लेड ने उसकी छाती चीर दी। ब्रूट ने घाव की तरफ देखा, फिर भी दौड़ता रहा। डैनियल ने अपनी ढाल के साथ उसे रोका। धक्के से उसके पैर सूखी मिट्टी में धंस गए। क्रेग और 2 भालाधारियों ने साइड से वार किया। ब्रूट ने एक भाला पकड़ लिया और एक सैनिक का संतुलन बिगाड़ दिया। हारू ने उसकी कलाई काट दी। जूको ने उसे ऊपर की ओर उछाला, उसके नीचे आया और जब वह नीचे गिरा तो हेलबर्ड उसके गले के पार कर दिया। रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद ही वह मरा। कोई डर नहीं, दर्द का कोई असर नहीं, पीछे हटना तो था ही नहीं। हर दूषित मॉन्स्टर ऐसे लड़ रहा था जैसे उन्हें बस आगे बढ़ते रहना है। हम 1 और घंटे के लिए आगे बढ़े। मॉन्स्टर्स ताकतवर और गिनती में ज्यादा हो रहे थे, जबकि उनसे मिलने वाले रिवार्ड्स खराब थे। एक 3 स्टार ब्रूट ने गोब्लिन से भी कम सोल डस्ट गिराई। गंदगी ने जो कुछ भी बनाया था उसकी वैल्यू खत्म कर दी थी। हमारा फॉर्मेशन धीमा होने लगा। क्रेग ने अपने साथी को बचाने के चक्कर में जांग पर एक पंजा खाया। एक कंकाल की 2 उंगलियां कट गईं। दूसरे की ढाल पर एक भेड़िया लटका था, जबकि एक और उसके पीछे से हमला कर रहा था। जूको और डैनियल अभी भी हर लड़ाई जीत सकते थे, लेकिन वे हर जगह नहीं हो सकते थे। तभी सामने के पेड़ हिलने लगे, हवा से नहीं। कुछ बहुत बड़ा उनके बीच से गुजरा, सूखे पेड़ों को एक तरफ गिराते हुए। उसके पीछे इतनी लाल आंखें दिखाई दी कि मैं गिन भी नहीं सकता था। जूको ने मेरी तरफ देखा। वो देखना चाहता था कि क्या आ रहा है। जिज्ञासा में जान जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं था। हमारे पास काफी जानकारी थी। घायलों को उठाओ, पीछे हटो। किसी ने बहस नहीं की। पीछे हटने के दौरान हमारी जितनी परीक्षा हुई उतनी आगे बढ़ने में नहीं हुई थी। खतरनाक जीव बिना थके हमारा पीछा करते रहे। डैनियल के ग्रुप ने बारी बारी से पीछे से सुरक्षा की, जबकि जुको ने एयर ब्लेड से किसी भी चीज को काट दिया जो बहुत करीब आ गई थी। क्रेग तब तक उठाए जाने के लिए मना करता रहा जब तक कि उसकी चोटिल टांग ने साथ नहीं छोड़ दिया। मैंने उसे सहारा देने के लिए 2 मिलिशिया को लगाया और उसकी झिझक को नजरअंदाज कर दिया। हम दोपहर के करीब स्वस्थ जंगल में दाखिल हुए। पीछा करने वाले मॉन्स्टर्स सीमा पर रुक गए। उन्होंने दिलचस्पी नहीं छोड़ी थी। वे बस अंतिम काले पड़ चुके पेड़ों के पीछे चक्कर लगाते रहे, घूरते हुए। करप्शन रूट का भी अपना एक इलाका था। हेवन में वापस आकर मैंने सोल डस्ट को क्रेग के जख्म और टूटे हुए स्केलेटन्स पर खर्च किया। हीलिंग काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे। इवोल्यूशन उन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकता था, मगर चोटों पर पॉइंट्स खर्च करने का मतलब था अन्य अपग्रेड्स में देरी होना। एक और चुनाव, एक और परेशानी। क्रेग ने मुझे लागत हिसाब करते देखा। उसने कहा, इसे दूसरों पर इस्तेमाल करो। मैं कल चल सकता हूँ, तुम 10 मिनट पहले नहीं चल सकते थे। कल अलग है। जुको उसके बगल में बैठ गया। और अगर हमें तुम्हारी आज रात जरूरत पड़ी तो। क्रेग के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पॉइंट्स खर्च कर दिए। उसका आर्मर नया हो गया, फटा हुआ मांस जुड़ गया और उसकी ताकत बढ़ गई। वो ट्रांसफॉर्मेशन उसे जुको तो नहीं बना सका। वो अभी भी शांत था, खुद से चीजें करने में थोड़ा धीमा था और प्लान बनाने के बजाय उसे फॉलो करने में ज्यादा सहज था। लेकिन वो अपनी भूमिका समझता था और उसने खुद से पहले दूसरे सैनिकों को चुना था।
मेरे लिए यह बराबर स्टेट्स होने से ज़्यादा मायने रखता था। मैंने ग्लोबल चैट चेक की, सिर्फ एक मकसद के लिए तुलना। दूसरे लॉर्ड्स को भी अपने करप्शन जोन मिल गए थे। एक का सामना उड़ने वाले जीवों से हुआ जो भाले की रेंज से बाहर थे। दूसरे के पास मॉन्स्टर्स थे जो डिफेंस के नीचे सुरंग बना रहे थे। कुछ ने तो अपना रूट खोजा ही नहीं था। कई टॉप रैंक वाले लॉर्ड्स ने माना कि 2 स्टार पैक से मिलने के बाद वे पीछे हट गए। हमारा जोन करीब था और क्रूर था, लेकिन कम से कम हमारे दुश्मन ज़मीन से आ रहे थे। मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था कि पूरा ट्रायल यह जान ले कि हेवन बेसिक ऑब्स से एलिट सैनिक बना सकता है। उस नाकाम कोशिश ने हमें डस्ट और ऑब्स दिए थे, भले ही कम रेट पर। मैंने ज़्यादातर ऑब्स को एक्सचेंज स्केल पर स्केलेटन्स में बदल दिया। शाम तक हेवन की जनसंख्या 60 के पार हो गई। पॉइंट साइकिल फिर से तेज हो गई। डैनियल ने अपने नए सैनिकों को टीमों में बांटा और महसूस किया कि कमांड देना कॉम्बैट से ज़्यादा कठिन था। उसके आधे स्केलेटन्स इशारे समझते थे। बाकी लोग उसी यूनिट की नकल करते जो सबसे पास खड़ा होता, जिसमें हारू भी शामिल था, जो गलती से अपनी ढाल लेने की कोशिश करते हुए पूरी लाइन को बाथ हाउस में ले गया। जुको ने डाओ को सरल संकेत बनाने में मदद की। ढाल पर एक प्रहार का मतलब था रुकना, 2 का मतलब था आगे बढ़ना, उठी हुई तलवार का मतलब था फैल जाना। हारू ने हर कमांड का प्रदर्शन किया, जब तक कि सबसे धीमा स्केलेटन भी रिस्पॉन्स नहीं देने लगा। उन्हें कन्फ्यूजन से स्ट्रक्चर में बदलते देखना मुझे हमारी अगली समस्या का जवाब दे गया। हमें अभी करप्शन से लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें उसके आसपास तलाश करनी थी। उत्तरी गुफा, टूटा हुआ क्रेस्ट और पुराना गॉब्लिन कैंप, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि करप्टेड बॉर्डर के पास कोई समझदार प्राणी मौजूद है। अगर किसी और लॉर्ड ने वहाँ कोई जानकारी छोड़ी है तो उससे पता चल सकता था कि उस रास्ते की रखवाली कौन कर रहा है। सुबह होते ही हम काफ़ी सैनिकों के साथ उत्तर की तरफ बढ़ने वाले थे ताकि जंगल को अफसोस हो कि उसने हमें देखा। 5वीं सुबह हेवन 7वें नंबर पर आ गया। लीडर बोर्ड ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। चैट छिपे हुए घरों, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट्स और इस बात से भर गई थी कि क्या रैंक के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। रेयान, जो अभी भी टॉप के करीब था, उसने इस बदलाव को छोटा और थोड़े वक्त का बताया। काफ़ी लोग मेरी तरफ से बहस करने लगे, भले ही मैंने उनमें से किसी से कभी बात नहीं की थी। मैंने पैनल बंद कर दिया। रैंक ग्रोथ देखने के लिए ठीक है, लेकिन ध्यान खींचने के लिए नहीं। निकलने से पहले मैंने नामी को फिर से इवॉल्व किया। उसके सिर पर जो छोटी सी कली थी वो एक पीले फूल में बदल गई और उसकी पत्तियों वाली ड्रेस पर हल्के हरे रंग के डिज़ाइन आ गए। उसकी नई एबिलिटी से वो ज़मीन के अंदर से पतली बेलें निकाल सकती थी। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एक स्केलेटन पर उन बेलों ने दोनों पैरों को जकड़ लिया और टूटने से पहले कुछ सेकंड तक उसे पकड़ कर रखा। नामी मेरे सामने आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बहुत खतरनाक, मैंने उसे यकीन दिलाया। उसने टूटी हुई बेलों की तरफ इशारा किया। कुछ सेकंड के लिए खतरनाक। उसकी घूरती नजरों की तेजी बढ़ गई। जुको ने बिना पूछे ही उसकी भावनाओं का मतलब बता दिया। वो कह रही है, अगली बार तुम्हें उन बेलों के बीच खड़ा होना चाहिए। उसे कहो कि लीडरशिप को बेकार की चोट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। नामी बिना ट्रांसलेशन के ही ये बहाना समझ गई और उड़ गई। हम लगभग अपनी हर एलिट यूनिट के साथ उत्तर की तरफ बढ़े। गुफा अंधेरी और शांत थी, लेकिन पास के एक पेड़ पर टूटे हुए क्रेस्ट का निशान बना था। छाल पर ताज़ा कट के निशान थे। कोई हाल ही में यहाँ आया था। मैंने सेना को 10-10 के सर्च ग्रुप्स में बांट दिया। जुको ने इंसानों को कोऑर्डिनेट किया। डैनियल ने स्केलेटन्स को कंट्रोल करने के लिए शील्ड सिग्नल्स का इस्तेमाल किया। हर ग्रुप इतना पास था कि अगर कोई मुसीबत आती तो वो हॉर्न की आवाज़ सुन सके। 2 घंटे तक हमें कुछ नहीं मिला, न कोई कैंप, न कोई निशान, न दूसरा क्रेस्ट। जुको ने जिन समझदार प्राणियों को महसूस किया था, हो सकता है वो कोई अकेला यात्री हो, कोई छिपा हुआ ग्रुप, या फिर कोई बहुत बड़ा शातिर मॉन्स्टर जिसे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी न हो। ये तलाश अब बस हथियारों के साथ टहलने जैसा हो गया था। मैंने प्लान बदल दिया। क्रेस्ट गुफा के पास था। टुकड़े एक तबाह इलाके में मिले थे। करप्शन उन दोनों के पूर्व में था। स्वस्थ जंगल में तलाश करने के बजाय हमने मरी हुई जमीन के उत्तरी किनारे का पीछा किया। सेना का आकार इतना बड़ा था कि करप्टेड झुंडों को संभालना आसान था। भेड़िए और सियार हमारी लाइनों पर हमला करते और एक साथ मिलकर मारे गए भालों के नीचे ढेर हो जाते। डैनियल के स्केलेटन्स ने झुंड में आए दुश्मनों को संभाला। जुको के इंसानों ने बड़े टारगेट को खत्म किया। रोटेशन की वजह से किसी भी साइड की एनर्जी खत्म नहीं हुई। तभी जुको को पेड़ों के बीच से पत्थर नजर आए। पहले तो मुझे सिर्फ स्लेटी रंग की आकृतियां दिखीं। जैसे ही हम करीब गए, मरी हुई लताओं के नीचे टूटी दीवारें, घर और एक गेट दिखाई दिए। एक पूरा गांव जो करप्टेड बॉर्डर में समा गया था। दर्जनों मॉन्स्टर्स बिना एक दूसरे पर हमला किए अंदर घूम रहे थे। भेड़िए सियारों के साथ सो रहे थे। लकड़बग्घे जैसे खूंखार जानवर चौराहों पर गार्ड की तरह खड़े थे। रूट ने जो भी किया, उसने उन जीवों को एक साथ ला खड़ा किया जो आपस में लड़ते थे। जुको और डैनियल ने अकेले जाकर चेक किया। वे वापस आए तो उनकी गिनती हमारे बराबर थी। 4 ब्रूट और एक बहुत बड़ा लकड़बग्घा जिसके साथ में कांटों वाला क्लब था। गांव के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। समझदार लोग जा चुके थे। हम पीछे हट सकते थे, कहीं और तलाश कर सकते थे और कोई रिस्क नहीं लेते। तभी जुको ने उस संदूक का नाम लिया। मुझे याद आया कि लकड़ी वाले संदूक ने हमें क्या दिया था। लालच खतरनाक होता है, सबूत के साथ किया गया लालच खुद को स्ट्रैटेजी कहता है। हमने सबसे बड़े ब्रूट के हिसाब से प्लान बनाया। जुको उसे अकेला करेगा। डैनियल छोटे ब्रूट्स में से एक को खत्म करेगा और उसे सपोर्ट देगा। क्रेग और हारू बाकी 2 को संभालेंगे। भाले वाली लाइन भेड़ियों को रोकेगी।
कंकालों की जोड़ियां किसी भी चीज को अंदर घुसने से रोकेंगी। मैंने अपने चारों ओर 6 ढालें रखी और एक गिरी हुई दीवार के पीछे खड़ा हो गया। सेना आगे बढ़ी। गांव का हर मॉन्स्टर एक साथ मुड़ गया। पहला हमला हमारी तैयार लाइन से टकराया और उसके चारों तरफ फैल गया। भाले उनके मुंह, गले और छाती के अंदर घुस गए। कंकालों की तलवारें लाइन के पीछे चल रही थी। जुको की आवाज शोर के बीच गूंज रही थी और गैप्स खुलने से पहले ही वो रिजर्व को आगे भेज रहा था। विशाल लकड़बग्घे ने गली से जाने के बजाय दीवार तोड़ दी। जैसे ही वो पास आया, उसका पैनल सामने आ गया। करप्टेड हाइना चीफ, टीयर 2, 3 स्टार्स। मैंने टीयर 2 पहले कभी नहीं देखा था। जुको पहले ही उससे भिड़ चुका था। उसने उसके सिर की तरफ एक एयर ब्लेड फेंका। चीफ ने ऊर्जा के लाल पंजे से जवाब दिया। हमले आपस में टकराए और जुको छोटे टुकड़ों में बिखर गया। लाल प्रहार आगे बढ़ता गया और जमीन पर एक गहरी लकीर बना दी जहां वो खड़ा था। उनके बीच का गैप कम नहीं था। जुको टूटी हुई दीवारों को कवर बनाकर उसे फॉर्मेशन से दूर ले गया। चीफ का कांटों वाला क्लब हर बार चूकने पर पत्थर को चकनाचूर कर रहा था। एक जोरदार हमले ने जुको के आर्मर को छुआ और वह लुढ़कते हुए गली के दूसरी तरफ जा गिरा। डैनियल ने अपने हिस्से के ब्रूट की गर्दन में एक गहरा वार करके उसे मार दिया। उसने जुको की तरफ देखा। जुको ने एक हाथ उठाया। रुको। डैनियल तब तक रुका रहा जब तक कि उसने क्रेग को दूसरे ब्रूट को खत्म करने में मदद नहीं कर दी। हारू ने अपनी ढाल तीसरे जीव के जबड़े के नीचे फंसा दी, जबकि क्रेग ने भाला उसकी आंख में घोंप दिया। तभी डैनियल चीफ की तरफ झपटा। उसकी ढाल लकड़बग्घे के किनारे पर जा लगी। जुको ने दूसरी तरफ से हमला किया। चीफ ने एक हमला रोक दिया और दूसरे को नजरअंदाज कर दिया। अपनी पसलियों पर कट खाकर उसने डैनियल के सिर पर हमला किया। डैनियल झुक गया। क्लब ने उसके पीछे लगे पत्थर के खंभे का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर अपनी रणनीति बदली। डैनियल ने चीफ को चोट पहुंचाना बंद कर दिया और उसकी रुकावट बन गया। उसने ब्लॉक किया, धक्का दिया और उसे मुड़ने पर मजबूर किया। जुको उसकी हर हरकत को तब तक देखता रहा जब तक पैटर्न समझ में नहीं आ गया। चीफ ने एक और लाल पंजे के लिए अपना क्लब उठाया। डैनियल ने अपनी ढाल उसकी कोहनी पर जोर से दे मारी। हमला ऊपर की तरफ फायर हो गया। जुको ने जीव के घुटने के पीछे अपना हलबर्ड फंसाया और उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। उसके जमीन पर गिरने से पहले ही डैनियल के क्लीवर ने उसका हथियार वाला हाथ काट दिया। जुको गिरते हुए खून के बीच से आगे बढ़ा और भाले की नोक उसके जबड़े के नीचे घुसा दी। ब्लेड उसके सिर के ऊपर से बाहर निकल आया। चीफ हिलना बंद हो गया। पूरे गांव में हमारा फॉर्मेशन जीत रहा था। क्रेग ने इंसानी टीम को इतनी सलीके से संभाला कि करप्टेड भेड़ियों ने खुद को उन पर तब तक दे मारा जब तक कि एक भी नहीं बचा। हारू ने 4 कंकालों को एक तंग गली से आगे बढ़ाया और आखिरी जानवर को ढालों के बीच फंसा लिया। जब आखिरी मॉन्स्टर गिरा तो किसी ने शोर नहीं मचाया। गांव जश्न मनाने के लिए बहुत शांत था। हमें चोटें आई थीं, लेकिन कोई मरा नहीं था। एक भाले का हैंडल टूट गया था। 2 कंकालों को हाथ वापस जोड़ने की जरूरत थी। एक मिलिशिया जवान के हाथ पर गहरा जख्म था। दुश्मन की ताकत के मुकाबले यह नतीजा नामुमकिन सा लग रहा था। सबसे बुरे जख्मों को ठीक करने के बाद मैं उजड़ी हुई सड़कों पर चला। घर हाथ से बने थे, सिस्टम से नहीं। गिरे हुए छप्परों के नीचे पिकैक्स पड़े थे। टूटी हुई गाड़ियों में आयरन और भरा हुआ था। करप्शन के आने से पहले किसी ने उत्तरी गुफा में खुदाई की थी और यहाँ रहते थे। गांव के बीचों बीच लोहे का संदूक एक ऐसे पत्थर के बगल में इंतजार कर रहा था जिस पर वही क्रेस्ट बना था। इस बार निशान पूरा था। 3 लाइनें एक घेरे में नीचे जा रही थीं। उसके नीचे किसी ने एक दूसरी तस्वीर बनाई थी, एक जड़ जो एक आंख के चारों लिपटी थी। मैंने अपना हाथ संदूक पर रखा। ताला खुल गया। लोहे के संदूक ने लड़ाई का फल उस तरह से दिया जैसा लकड़ी वाला कभी नहीं दे पाता। पहला इनाम एक 3 स्टार फाल्कन रिक्रूटमेंट ऑर्ब था। दूसरा एक थैली थी जिसमें 12 क्रिस्टल थे। आग, पानी, हवा, धरती, रोशनी और अंधेरा हर एक के 2-2। एक ब्रॉन्ज की ने दावा किया कि वो रेयर क्वालिटी से नीचे की किसी भी रुकावट को खोल सकती है। लकड़ी के स्टाफ में एक लाल क्रिस्टल लगा था जो अपने आसपास की हवा को गर्म करने के लिए काफी बड़ा था। आखिरी चीज एक ब्लूप्रिंट था जिससे टेरिटरी रेंज के भीतर मार्क किए गए यूनिट की आंखों से मार्क यूनिट को देखा जा सकता था। मैंने जानकारी 2 बार पढ़ी जब से मैं आया हूं। हर खतरनाक फैसले के लिए मुझे सेना के साथ चलना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ मैं ही दुश्मन के पैनल पढ़ सकता था। ऑब्जर्वेशन स्टोन उस काबिलियत को कॉपी नहीं करेगा, लेकिन मेरे यूनिट्स के खतरे में पढ़ने से पहले ही उसे देख लेना किसी और टॉवर से कहीं ज्यादा कीमती था। जुको ने फायर स्टाफ उठाया। लाल क्रिस्टल चमका, फिर काला पड़ गया। डैनियल ने कोशिश की। डार्क एनर्जी क्रिस्टल में जाने के बजाय उसकी उंगलियों पर रेंगने लगी। जुको ने कहा कि यह अलग ताकत है। सिस्टम ने कंफर्म किया। उनकी स्किल्स अंदरूनी बैटल एनर्जी का इस्तेमाल करती थी। स्टाफ को मैजिक की जरूरत थी। मैंने फिर भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। मैं अब एक महंगी छड़ी का मालिक था जिसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बैरियर की का भी कोई तुरंत काम नहीं था। ये भविष्य की समस्याओं के लिए 2 इनाम और एक मौजूदा समस्या के लिए एक ब्लूप्रिंट हो गया। सिस्टम एक ऐसे रिश्तेदार जैसा लग रहा था जो तोहफे इस आधार पर खरीदता है कि मैं शायद भविष्य में क्या बन जाऊं। निकलने से पहले हमने गांव की तलाशी ली। क्रेस्ट माइन कार्ड्स, पिकैक्स और कई दरवाजों के फ्रेम पर दिखाई दिया। काले धातु के टुकड़े कभी वर्कर बैज या एक्सेस टोकन हुआ करते थे। सबसे बड़े घर के नीचे हारू ने एक बंद तहखाना ढूंढा। ब्रॉन्ज की ने उसे खोल दिया। अंदर ऊपर की छत टूटी होने के बावजूद हवा सूखी थी।
अलमारियों में जंग लगे औजार, खाली खाने के जार और एक दीवार कोयले के निशानों से भरी थी। निशान दिनों को गिन रहे थे, 29 लाइनें, फिर एक गैप, फिर 3 और। गांव के बर्बाद होने के बाद भी कोई यहाँ जिंदा बचा था। दीवार के निचले हिस्से में बनी एक आखिरी ड्राइंग दिखा रही थी कि लोग एक गुफा में जा रहे हैं, जबकि गांव के नीचे एक काली फैल रही थी। नॉर्दर्न माइन ने न सिर्फ बस्ती को सामान दिया था, बल्कि वो एक पनाह भी थी। एक पूरी लड़ाई के बाद हम उसे चेक करने की हालत में नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ 3 दिन पहले वाला मैं ज़रूर करता। मैं वहाँ से निकल गया। हम चेस्ट के रिवॉर्ड्स, आयरन और सही सलामत औजार और पढ़ने लायक हर कागज़ लेकर हेवन की ओर चल दिए। रास्ते में जुगो ने डिनर के लिए एक बिना इन्फेक्शन वाला सूअर पकड़ा। सेना को ऐसा मांस मिला था जिसमें काली नसें या खतरनाक स्पिरिचुअल इन्फेक्शन नहीं था। एक्सचेंज के दौरान मैंने ज़्यादातर विलेज ऑप्स को बेसिक स्केलेटन और मिलिशिया ऑप्स में बदल दिया। क्रेग ने 6 कमज़ोर ऑप्स को एक रेयर ऑप की जगह लेते देखा। उसने कहा कि यह आज भी गलत लगता है। मैंने कहा नहीं, 2 दिनों में वे 6 यूनिट्स इतने पॉइंट्स बना लेंगे कि वे खुद को और अपने बाद आने वाले हर किसी को बेहतर बना सकें। मैं ताकत को कमजोरी के लिए नहीं बेच रहा हूँ, मैं बहुत सारा समय खरीद रहा हूँ। जुको ने तुरंत सिर हिलाया। क्रेग को थोड़ा समय लगा, फिर उसने भी सिर हिला दिया। डैनियल ने बस स्केलेटन ऑब्स उठाए और उन्हें खजाने की तरह घर ले गया। फाल्कन आखिर में मिला। जब ऑब खुला तो वेदी पर एक भूरे और सुनहरे रंग का पक्षी सामने आया, जिसके पंख इतने चौड़े थे कि वे दोनों तरफ को छू सकते थे। उसकी आंखें चमक रही थी, पंजे तेज थे, और उसके पैनल ने उसे एलिट स्काउट फाल्कन बताया। मैंने उसका नाम पैन रखा। पैन ने मेरी तरफ देखा, खुले आसमान को देखा और बिना किसी के कहे ऊपर की तरफ उड़ गई। उसने एक चक्कर लगाया और मेरी झोपड़ी की छत पर आकर बैठ गई।